तो अभी बिजली आई है, हम तीसरी मरतबा स्टार्ट करते हैं, उम्मीद करते हैं कि इस दफ़ा लाइट ना जाए। तो नोमान भाई यार, आई एम रियली सॉरी, मैं आपसे मेरे ख्याल में तीसरी मरतबा आई एम सॉरी कह रहा हूँ। नहीं, इट्स कम्प्लीटली ओके बिकॉज आई कुड सी के वी वर कुछ डूइंग अ लॉट ऑफ चीज़ें एफर्ट्स। वी आर ट्राइंग, ऑल दो मुझे नहीं लग रहा था कि यूपीएस पे जब हम होंगे तो नहीं जाएगी, लेकिन वो हमारे वीडियोग्राफर की शायद गलती है या किसकी गलती है, उसने इसी की गलती। इस दफ़ा जैसी बिजली जाए नबील, तुमने ये बंद कर देना भाई, चौथी मरतबा स्टार्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि हम एक रिदम में जा रहे होते हैं और अचानक बिजली जाती है और अंधेरा छा जाता है और हमारी सारी रिकॉर्डिंग जो है वो पुफ का बूम गायब हो जाती है। तो वो दोबारा वो रिदम पकड़ना इट्स वेरी डिफिकल्ट। यस, बट हम कोशिश करते हैं, हम दोबारा से पकड़ लें। हाँ, हम दोबारा से रिदम पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो नोमान भाई, थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द पॉडकास्ट वंस अगेन। कैसी चल रही है जॉब सर? ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह। ज़मीन.com में आप जो है अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, क्या रूटीन होती है? सुबह डेली जाना होता है ऑफिस या क्या? 5 days a week। रूटीन यही है कि आई एम वर्किंग इन द कैपेसिटी ऑफ ट्रेनिंग्स। वहाँ पे जितनी भी उनकी सेल्स फोर्स है उसको तैयार करना, उनके अंदर वो कॉम्पिटेंसीज़ को डेवलप करना जो सीनियर मैनेजमेंट एक्सपेक्ट करती है, उनके अंदर वो कॉम्पिटेंसीज़ हों, और ख़ुद से भी एनालिसिस करना, डेटा को स्टडी करना, देखना कि कहाँ पे ट्रेनिंग नीड है, डायग्नोसिस करना कि कौन सी इंटरवेंशन ज़रूरी है किस डिपार्टमेंट के लिए, ख़ास तौर पे सेल्स हमारा क्योंकि प्राइम फोकस होता है किसी भी सेल्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। So this is pretty much what I do there. Zameen.com recently shift हो गया F5 में, right? Yes. How is the new work place now? क्योंकि जो पुरानी जगह मेरे ख्याल में जो ब्लू एरिया जो डी वाटसन है, इसके ऊपर एजेंसी 21 और आपका भी ऑफिस है मेरे ख्याल में घराना का, तो हाउ इज़ द वर्क प्लेस एनवायरनमेंट डिफरेंट? क्या डिफरेंट है वहाँ पे? पहले तो वहाँ पे इतना सुकून है F5 में कि हम जाके परेशान हो गए कि यार यहाँ पे तो कोई बंदा ही नहीं है। लेकिन फिर और काफ़ी बड़ी जगह भी है। काफ़ी बड़ी जगह, इट्स अ ह्यूमंगस। हाउ मैनी फ्लोर्स? 5 floors। और 5 फ्लोर्स पर आप हो? या 5 floors, सारी बिल्डिंग ही हमने। नहीं, लेकिन दैट इज़ लाइक अ ह्यूज बिल्डिंग। या रमज़ान में हम वॉक किया करते थे ना, तो एक दफ़ा मैं गुजरा वहाँ से, मैंने देखा कि Zameen.com, मैंने कहा शायद ये कोई दूसरी ज़मीन होगी, लेकिन फिर 2-3 दिन बाद जब मैं वहाँ से दोबारा गुजरा तो मुझे दोस्त बता रहे थे कि यार तुम्हें पता है ज़मीन वाले यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं। तो आई सेड दिस इज़ लाइक अ ह्यूज प्लेस, लाइक if I am not wrong, like it's like more than 250 by 250 some kind of like space. जब आपकी ये पुरानी जगह, that is not that huge. लेकिन all the way shifting from this existing place to such a huge place, मतलब कि लोग तो इतने नहीं होंगे और फिर आप हो भी 4-5 फ्लोर्स पर। तो हाउ इज़ लाइक, वो तो ऑफिस सारा खाली पड़े होंगे, या आप लोग न्यू रिक्रूटमेंट कर रहे हो, मुख्तलिफ टीम्स बन रही हैं, and now the space you think is sufficient for nowadays operation जो projects आप कर रहे हो? बेसिकली एक तो एक्सपेंशन कर रहे हैं बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह ज़मीन इज़ ग्रोइंग रियली एट फास्ट पेस इन पाकिस्तान और ग्लोबली भी। एक तो रीज़न ये थी कि हमारे पास वो जगह कम पड़ गई थी जहाँ पे पहले हम ब्लू एरिया जिसका आप रेफ़र करें, हमारे पास वहाँ पे 2 floors थे। 3rd floor जो है वो भी हमारे पास ही है, और शायद कुछ टाइम तक मज़ीद उसको हम अपने पास ही रखेंगे। लेकिन एक तो ये था कि क्योंकि आपको पता है कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ ऑफिसेज ही नहीं होते बल्कि और भी कुछ डिफरेंट फैसिलिटीज़ होती हैं, जैसे अभी हमने रेस्टोरेंट भी वहाँ पे, जिमनेजियम भी स्टाफ के लिए, राइट? स्टाफ के लिए, यस, अपने इन हाउस लोगों के लिए। ज़बरदस्त। सो काफ़ी चीज़ें वो क्लाइंट के लिए, पूरा एक फ्लोर जो ग्राउंड फ्लोर है वो डेजिग्नेटेड है, वहाँ पे क्लाइंट एक्सपीरियंस एरिया बनने जा रहा है जहाँ पे आप जाएंगे, आपको इवन वर्चुअल रियलिटी VR को यूज़ करते हुए प्रोजेक्ट्स के बारे में पता लगेगा कि प्रोजेक्ट होगा किस तरह का। बिकॉज ज़मीन क्योंकि प्रॉबेबली द ओनली और द फर्स्ट कंपनी, बेसिकली EMPG जो इसकी पेरेंट कंपनी है, it has managed to become unicorn. Wow. A $1 billion company. A $1 billion company। और पाकिस्तान के लिए बड़े एजाज़ की बात है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में रहते हुए ग्लोबली इतना एक्सपैंड करना, दैट इज़ वेरी इंस्पायरिंग। और वन ऑफ द रीजंस दैट जो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है वो ये है कि ज़मीन
is a very innovative. हमारी one of the values is also innovation. So it is very innovative kind of a company और हमारा culture भी बड़ा innovative है. So considering कि अब metaverse आ रहा है, virtual reality आ रहा है, सब कुछ जो है वो virtual दुनिया के अंदर हो रहा है, तो we are also trying to implement कि हम VR को इस्तेमाल करते हुए we help people experience what they are going to get after their investments. Most of the people when they heard of Zameen.com ना उनके जहन में वो ज़मीन की ऐप या ज़मीन की वेबसाइट आती है जहाँ पर घरों की, प्लॉट्स की, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, फ्लैट्स की लिस्टिंग्स होती हैं. Yes. बेचने वाला उसको देता है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर होता है, उसका व्हाट्सएप होता है, लेने वाला उस पर कॉन्टैक्ट करता है एंड दे आर लाइक जस्ट इंटरेक्टिंग थ्रू दिस ऐप, एक दूसरे को डिस्कवर करते हैं. बट is Zameen.com just that? या Zameen is way more than just this listing platform? Very good question. और हमारा जो लेमैन जिसको इतना ज़्यादा पता नहीं है उसको अगर ज़मीन का आप पूछेंगे तो वो यही कहेगा कि ज़मीन इज़ लाइक एन ऊबर ऑफ रियल एस्टेट वेयर द बायर एंड सेलर दे गेट कनेक्टेड. एक डिजिटल मार्केट प्लेस है. But Zameen is way more than a marketplace. We are also a marketing company. We are also a sales company. We onboard external projects. We have different departments. Other than that, we are also initiated Zameen developments. Now we are also developing our own projects. पहले हम external projects तो ले रहे हैं, अभी भी ले रहे हैं, पहले भी ले रहे थे. लेकिन अभी ज़मीन डेवलपमेंट खुद के प्रोजेक्ट्स बिल्कुल ज़ीरो से खुद बना के उसको बेचने की तरफ भी जा रहा है. We have also acquired OLX by the way in the MENA region. So OLX को भी अभी हमारी ही मैनेजमेंट देख रही है. When that acquisition took place? 2019 if I'm not wrong. Oh, मतलब कि नहीं 2020 I believe. अच्छा. पूरा एक्वायर किया है या कुछ? मीना रीजन के अंदर. मीना रीजन के अंदर आप जितनी भी उनकी शेयर होल्डिंग थी वो आपने 100% एक्वायर कर ली है. जबरदस्त. तो हाउ डज लाइक द हायरार्की ऑफ द कंपनी लुक लाइक? Correct me if I'm wrong. Zameen.com was a startup, right? Yes, it was a startup. If it was a startup, so what do you think is the main reason for it becoming a unicorn? What are those ethos or those values जो कि आपको लगता है कि इसके unicorn बनने में $1 billion startup, अब तो खैर startup नहीं रहा, अब $1 billion company के बनने में बड़ा अहम किरदार रहा है इस सारे process में? क्या वो वैल्यूज़ थी या क्या वो प्रिंसिपल्स थे इसके पीछे? एक तो मैंने आपको कहा इनोवेशन. बिकॉज यू सी कि अगर इस दौर के अंदर यू वांट टू बिकम बिग यू गॉट टू इनोवेट. इफ़ यू थिंक दैट वट एवर आई एम डूइंग, बिकॉज देखें जब स्टार्टअप था ये एक आइडिया एक मार्केट प्लेस का ही आइडिया था. शुरू में दे यूज्ड टू डू लीड जनरेशन. हम लीड जनरेशन के बिज़नेस में आए कि हम सिर्फ जो एक्सटर्नल प्रोजेक्ट्स थे उनकी लीड जनरेट करके प्रोजेक्ट्स को देते थे. बट देन वी इनोवेटेड एंड वी बिकेम नॉट ओनली अ लीड जनरेशन कंपनी बट अ सेल्स कंपनी टू, कि हम खुद उन लीड्स को मैच्योर करके दे रहे हैं. देन वी शिफ्टेड टुवर्ड्स डेवलपिंग आवर ओन प्रोजेक्ट्स. सो कॉन्स्टेंटली देयर वाज innovation. So innovation is one of the values और उसके अलावा business acumen is one of the values of Zameen.com. कि if you don't have business acumen, you cannot predict what is going to happen in your industry in the future. Having business acumen, if for a lay man, it is ke knowing the current situation, the current circumstances, and then predicting something that is going to happen in future. Because if you are doing what is right and what is working in this time, probably the same thing is not going to work after 2 years. So you got to always open your eyes and look for the dynamics that are changing constantly, the competitors that are entering into the markets and how it is going to affect your operations that you are already doing and what they are doing in the market, and how market itself is changing, how the policies of government is changing. So you got to constantly change your strategies and you got to innovate. And another things is that it is a data-driven company that really believes in the strength of data. So these are the things that have made Zameen to reach to that success, which I believe so far. आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान, अक्सर आपने लोगों को ये बात
करते सुना होगा कि यार पाकिस्तान में एक ही बिजनेस है, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी का, राइट? Yes. इज इट द रीज़न कि ज़मीन.com, बिकॉज इट्स ऑल्सो डील इन प्रॉपर्टी ना, कि आपको लेनी है, बेचनी है, प्लॉट है, घर है, फ्लैट है, दुकान है, जो भी है, सही है? Yeah. Somehow it encompassing all those sets of real estate, right? The categories of the real estate. Do you think कि पाकिस्तान में रियल एस्टेट का बिजनेस स्टार्ट से ही बड़े बड़े बूम पे है, हर बंदा इन्वेस्टमेंट करता है तो रियल एस्टेट में ही करता है? डू यू थिंक बिकॉज ऑफ दैट माइंड सेट ये एक बहुत बड़ी रीज़न रही है ज़मीन के कामयाबी के पीछे? देखिए, जब ज़मीन ने ये सोचा था कि हम रियल एस्टेट बेचेंगे ऑनलाइन, ये सोच ही उस वक्त बड़ी ख़तरनाक किस्म की सोच थी. आई एम टॉकिंग अबाउट फ्यू डेकेड्स अगो व्हेन इट स्टार्टेड एज अ स्टार्टअप. ज़ीशान अली खान एंड इमरान अली खान, two of the brothers, sitting somewhere in Lahore, they perceived this thought that let's build a online marketplace. Now imagine in a marketplace जहाँ पे लोग 10 रुपए की भी प्रोडक्ट मंगवाने से पहले ऑनलाइन they do all the scrutiny, they make sure, और फिर भी डाउट में होते हैं कि पता नहीं वो चीज़ आएगी या नहीं आएगी. अभी तक ही है. Yeah, same situation, because we are a very skeptical society, and not because of the fault of our own, rather because there are lots of scams. हमने बहुत ज़्यादा हमारे साथ स्कैम हुए हैं, बहुत ज़्यादा हमारे साथ मैं ख़ुद कितनी दफ़ा ऑनलाइन परचेजिंग की और क्या चीज़, क्या प्रोडक्ट होती है और क्या घर में आती है. तो ऐसे एक्सपीरियंसेस की वजह से हम बड़े शक में मुब्तला हो गए हैं. तो हम ऑनलाइन परचेजिंग अभी तक हमारे यहाँ, अभी तो खैर काफ़ी चीज़ें बेहतर हो चुकी हैं, लेकिन उस टाइम पे अगर मैं 2008 की या 2009 की बात करूं, जिस टाइम ये स्टार्टअप शुरू होता है, उस वक्त ये सोच नहीं सोचना, आप सोचें कि कितनी बड़ी बात थी कि हम कह रहे थे कि हम रियल एस्टेट बेचेंगे ऑनलाइन. कैन यू इमेजिन, जहाँ पे 20 रुपए की चीज़ कोई नहीं खरीदता, ऑनलाइन लोग करोड़ों की चीज़ खरीदेंगे. सो ये तो उस वक्त शुरू किया गया जब कॉन्सेप्ट ही नहीं था पाकिस्तान के अंदर. वी आर द फर्स्ट मूवर इन दिस इंडस्ट्री जिसने डिजिटलाइज किया इस पूरी इंडस्ट्री को. अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वेरी हैप्पी कि बहुत सारा और लोग भी इसमें आए जिन्होंने मार्केट को मज़ीद मैच्योर होने में हेल्प की. बट ज़मीन हैज़ दिस क्राउन ऑन हिज हेड दैट वी हैव बीन द ड्राइवर ऑफ दिस इंडस्ट्री. और दूसरा जो फ़ायदे की बात आप करें कि पाकिस्तान में रियल एस्टेट का बहुत ज़्यादा रुझान है. हमारे यहाँ ना रियल एस्टेट इज़ वेरी इमोशनल, दैट इज़ वेरी क्लोज टू आवर हार्ट. वी gather all our fortune and then we thought of, हमारा क्या विजन क्या होता है. बाहर आप जाएं ना, यूरोप में या वेस्टर्न कंट्रीज़ में, वहाँ पे लोगों का ख्वाब होता है यार मैंने पैसे इकट्ठे करने हैं, वर्ल्ड टूर पे निकल जाना है, पैसे इकट्ठे करने और मैंने कुछ जो है वो कुछ एक्सपीरियंस करना है. लेकिन पाकिस्तान में आप किसी से जॉब होल्डर से पूछें तो वो कहेगा कि मैंने पैसे जमा करके, मेरा विजन ये है कि मैंने आज से 20 साल बाद DHA में मेरा घर हो, मेरा किसी इस्लामाबाद में अच्छी जगह पे मैं एक प्लॉट ले लूँ. तो हमारा रुझान या हमारे लिए रियल एस्टेट बड़ी एक इमोशनल चीज़ है. कई लोगों ने तो कई रियल एस्टेट होल्ड करके रखी होती है कि हमारे बाओ अजदाद की निशानियाँ हैं, हमने बेचनी नहीं है, और हमने बच्चों के लिए रखी हुई है, हमने बच्चों के लिए रखी है, बच्चों की सिक्योरिटी के लिए रखी है. सो एक तो वो भी चीज़ है, और दूसरा गवर्नमेंट भी हमारी बड़ी फेवरेट इंडस्ट्री उसकी रियल एस्टेट हमेशा से ही. आप देखें कि कोविड के अंदर भी जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ ने सफ़र किया, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन वाज समथिंग जिसको बड़ा ज़्यादा सब्सिडीज़ भी दी गई और बड़ी ज़्यादा सपोर्ट भी किया गया, जिसकी वजह से अल्टीमेटली रियल एस्टेट ने ग्रो किया. और फिर कुछ पॉलिसीज़ जिस तरह से सोशल डिजिटल अकाउंट आया, लोगों को बड़ा अच्छा एक चैनल मिल गया कि जो जितने भी NRPs हैं वो बाहर से स्मूथली यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकें. और अगेन रियल एस्टेट वो समथिंग जो शायद एक अच्छी जगह थी पैसा लगाने के लिए. और दूसरी रीज़न ये है कि एक फॉर्चुनेट या अनफॉर्चुनेट बात है कि रियल एस्टेट में गवर्नमेंट लेवल पे भी ना हम बड़ी एमनेस्टी स्कीम्स वगैरह दे रहे होते हैं, हम किसी और इंडस्ट्री को नहीं दे रहे. शायद हमारी प्रायोरिटी ही सिर्फ रियल एस्टेट है ऑन वेरी स्ट्रेटिजिक और स्टेट लेवल. हम ये एमनेस्टीज़ किसी स्टार्टअप इंडस्ट्री को नहीं दे रहे, हम टेक्सटाइल को नहीं दे रहे, हम एग्रीकल्चर को नहीं दे रहे, बल्कि हम रियल एस्टेट में दे रहे हैं. तो जब वहाँ से भी सपोर्ट है तो इस वजह से पाकिस्तान में जो है वो बहुत स्कोप भी है. और आप देखें हमेशा अप्रिसिएशन ही होती है जब भी आप कोई लैंड या कोई जगह या कोई कमर्शियल आप होल्ड करते हैं. इट इज़ एविडेंट दैट इट इज़ गोइंग टू अप्रिशिएट. सो व्हाई नॉट, why shouldn't anybody invest in real estate? How you are different than जो आपके competitors कह लो. Agency 21 है आई थिंक, एक आपका अल्लाह भला करे घराना है. How many players are now in the real estate, like if we are saying like on the technological side, जिस तरह ज़मीन एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, राइट, एक टेक रिलेटेड रियल एस्टेट कंपनी है, इस तरह के एजेंसी 21 इज़ डूइंग द सेम थिंग.
All right. So, talking about all the competitors, competition. So we don't believe in competition. In Zameen, we always say that we don't have any competition. The only competition that we have is ourselves. Are we better? Are we giving more value than we were giving before? But talking about other people, whatever they are doing, I believe they are doing good job on whatever scope they are working. और जितने भी आपने नाम लिए, they've been very good और उन्होंने help किया इंडस्ट्री को मज़ीद ग्रो करने में. और इसमें जितने ज़्यादा लोग आएंगे उतना पाकिस्तान का फ़ायदा है, उतना कंज्यूमर का फ़ायदा है, एंड यूज़र का फ़ायदा है. बिकॉज जितने लोग आके प्रोडक्ट्स देंगे उतनी यूज़र मार्केट बनती है. क्योंकि वहाँ पे फिर कंपटीशन आता है वैल्यू के ऊपर. अगर एक ही बंदा सिर्फ मोनोपोली करके अगर चीज़ दे रहा है तो वो वहाँ पे कंज्यूमर को वैल्यू के ऊपर फिर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, क्योंकि फिर एक ही बंदा जो है वो मार्केट में खेल रहा होता है. जब बहुत ज़्यादा लोग आते हैं तो उससे हमेशा मार्केट का भी फ़ायदा होता है और सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कंज्यूमर का. सो इट्स गुड. What's your role, your job description in Zameen? I think you joined like 6 months ago, right? Yeah, recently. तो you recently joined that. तो क्या आपका अभी किस रोल पे हैं आप? What are you doing there? So I'm looking after the trainings. Training is which department? In every department. North के अंदर जितनी भी trainings होती हैं, मोस्टली हमारा जो प्राइम फोकस होता है वो सेल्स फोर्स की ट्रेनिंग्स होती हैं. सेल्स फोर्स ने जितनी भी जो कॉम्पिटेंसीज़ हम चाहते हैं उनके अंदर आए, जिन कॉम्पिटेंसीज़ की अगर हम बात करें तो कम्युनिकेशन, सेल्स, हाउ टू पिच, हाउ टू टॉक अबाउट योर प्रोडक्ट, योर प्रोजेक्ट्स, हाउ टू प्रेजेंट योर सेल्फ, हाउ टू negotiate, how to close a deal. So all those things, all those competencies that we expect them to have, we help them develop those competencies. So one of the good things about Zameen is that we don't expect people to behave or to have competencies. Rather, we help them build those competencies, whatever we expect them to have. So this is where my job comes in. We deliver those training programs, training initiatives, workshops to different departments in order to build those competencies. Normally जब hiring होती है, जब भी कोई आपकी टेली सेल्स मार्केटिंग या सेल्स टीम या मार्केटिंग की टीम का हिस्सा बनता है, तो what are like your criteria? किस किस्म के लोगों को आप हायर करते हैं? Are they affluent before in marketing, या सेल्स लैंग्वेज या सेल्स का उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा हो, या यू जस्ट गो फॉर इट के ट्रेनिंग तो हमने वैसे भी देनी है, अब आप हो गए, आपकी टीम है जो कि ये सारी कैपेसिटीज़ में टीम को बिल्डअप करती है, हाउ टू क्लोज, हाउ टू सेल, हाउ टू टॉक अबाउट योर प्रोडक्ट ना, या यू जस्ट गो फॉर अ ब्रांड न्यू ग्रेजुएट और उसको प्रॉपर ट्रेनिंग देते हो, या यू आर ऑलरेडी लुकिंग फॉर एक्सपीरियंस पीपल एंड फर्दर पॉलिशिंग दैम? हमारी जो कोर फिलॉसफी है हायरिंग की वो ये है कि वी कंसिडर आवरसेल्व्स एज अ इंस्टीट्यूशन. वी, जैसे मैंने कहा कि हम सिर्फ उनको छोड़ नहीं देते गो आउट एंड ब्रिंग सेल्स. रादर वी मेक देम गो थ्रू अ ट्रेनिंग प्रोसेस वेयर we train them on all the competencies that we expect them to have. जो शुरू का हायरिंग का प्रोसेस है उसमें हम यही देखते हैं कि क्या ये बंदा हमारी वैल्यूज़ के साथ अलाइन करता है या नहीं करता. दैट इज़ द नंबर वन थिंग दैट वी लुक इन एनी कैंडिडेट. इफ़ ही falls in that category where we believe that he upholds those values that we hold as an organization, then he's a good fit for. But number one value of your value is like innovation, right? What are some of the innovation, integrity, unity, business acumen. So these are the values that we have in Zameen. You hire people, you train them because you are an institution. और जहाँ तक आपके इंस्टीट्यूशन की बात है तो मेनली आप सेल्स फोर्स को ट्रेन करते हैं. What I'm trying to understand is कि जो सेल्स फोर्स की ट्रेनिंग होती है कि हाउ टू मेक देम बेटर कम्युनिकेटर एट क्लोजिंग, एट नेगोशिएशन, या रेवेन्यू जनरेट करते हैं आपके बिजनेस के लिए, वर्सेस जो नॉर्मल इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो हम बोलते हैं या पब्लिक स्पीकिंग बोलते हैं. हाउ डिफरेंट आर दीज टू थिंग्स? Public speaking is standing in front of an audience, a large audience, and transferring an idea that you have in your mind in the minds of people. So it is like जो public speaker होता है ना, मैं हमेशा एक analogy use करता हूँ. He's like a painter. So he has this beautiful picture of an idea in his mind, and his job is to paint the same picture in the minds of his audience. The
paintbrush is his delivery, the way he delivers, and the words he choose are the colors. So अल्फाज जो हैं वो रंग हैं और जो पेंट ब्रश है वो उसकी डिलीवरी है, जिस तरह से वो डिलीवर करता है. सो वो उससे ना लोगों के दिमाग में एक आइडिया क्रिएट करता है. जहाँ तक सेल्स की बात है, सेल वाले के लिए आइडिया क्या होगा, उसका प्रोडक्ट. अब उस प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो एक सर्टन शक्ल में उसके दिमाग के अंदर है. उसने वही वैल्यू अपने नेक्स्ट जो सामने बंदा बैठा हुआ है उसके दिमाग में क्रिएट करनी है. अगर वो ये काम करने में कामयाब हो जाता है, who does not want value in this world? And there is always a cost whenever you look for a value. So whatever he's paying, he's not doing any, वो कोई एहसान नहीं कर रहा, बल्कि वो उसके इवज़ दे रहा है जो वैल्यू वो रिसीव कर रहा है. और वैल्यू शायद कई गुना ज़्यादा है उसके अगेंस्ट जो कॉस्ट वो पे कर रहा है. आई ऑलवेज से दिस के व्हेनेवर यू डू सेल्स, जो सामने वाला जो क्लाइंट है उसके दिमाग में एक तराजू होता है. तराजू के एक पलड़े पे जो है वो वैल्यू होती है और दूसरे पलड़े पे जो है वो कॉस्ट होती है. अगर तो आपने उसको वैल्यू नहीं दिखाई और उसको फ़ौरन से बता दिया कॉस्ट ये है, तो ही विल इंस्टेंटली बिकम डिफेंसिव. ओ माय गॉड, इतनी बड़ी रकम, नहीं, वो पहले ही दिमाग बंद कर लेगा. बट ऑन द अदर हैंड ही डज वांट, और उसको वो बड़ी शिद्दत से चाह रहा होता है उसे कॉस्ट का पलड़ा फ़ौरन से बताए कितने पैसे. बट यू होल्ड दैट पार्ट, रादर यू टॉक अबाउट द वैल्यू दैट यू विल गिव. डोंट कम टू द कॉस्ट पार्ट. So you talk about the value. Now value becomes so big, so उसका इतना वजन हो जाता है कि now when you talk about cost, it makes sense. Because the value that I am getting is very, 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 very humongous as compared to the little minimal cost that I have to pay, which is obviously we do have to pay cost in order to get value. So this is what sales is about. और ये किसी तरह से कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग, ये सारा सिमिलर है. लेकिन ऑब्वियसली पब्लिक स्पीकिंग में आप एक बहुत जनरल बात कर रहे होते हैं, क्योंकि आपके सामने 20 बंदों का क्राउड या 1000 बंदों का क्राउड या एक पूरा स्टेडियम बैठा हुआ है. तो आप वहाँ पे कोई स्पेसिफिक बात नहीं करते, बल्कि आप कोशिश करते हैं कि किसी हद तक उनको स्टडी करें, अपने सामने ऑडियंस को, और एक जनरल लिंगो यूज़ करते हुए आप एक जनरल बात करें, एक जनरल आइडिया क्राफ्ट करने की कोशिश करें. लेकिन जब मैं किसी 1-on-1 सेल्स निगोशिएशन या सेल्स कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, तो आई नीड टू अंडरस्टैंड बिफोर my bringing my sales pitch, I need to understand what name's pain is. Name का pain क्या है, इसका मसला क्या है. For example, if I talk about real estate, why do name want to invest? Have name invested in the past or not? If yes, then what was your experience? So before I talk about my product, blah 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 blah, मैं अपना मुंह खोलना शुरू करूँ, I need to shut up and I need to listen what name's problem is, where name is coming from. And when Naeem opens up in front of me, he tells me this is what I want. I want Flana return. I want instant return. I want long-term return. Just as I was talking to you and I was understanding where you are coming from, the talk that we had. Now, Naeem is very different. So I need to bring a product that is very suitable for Naeem. It is not a preconceived product in my mind, and before this meeting I had this in my mind कि मैं नेम को तो आज ये बेचने वाला हूँ. मैं पहले से सोच के आया हूँ. सो नेम मुझे कहाँ की बात कर रहा है, मैं घुमा फिरा के नेम को ये घुसेड़ने की कोशिश कर रहा हूँ. बिफोर आई जस्ट शट अप, और वो मुझे कहे भी कि क्या बेचना है, मैं कहूँ नहीं पहले आप मुझे बताएं आप चाहते क्या हैं. वो कहेगा नहीं आप बताएं आपके पास है क्या. मैं कहूँगा नहीं, मैं कैसे बता सकता हूँ कि मेरे पास क्या है जब तक मैं आपको अंडरस्टैंड नहीं करता, जब तक मुझे आप क्योंकि देखो जो सेल्स पर्सन होता है ना, वो डिसीजन मेकर जो होता है ना, वो क्लाइंट ही होता है. लेकिन सेल्स पर मैं क्या कोई राइट वर्ड सोच रहा हूँ कि वो फैसिलिटेटर होता है उस डिसीजन मेकिंग का. डिसीजन आप नहीं लेना है, लेकिन मैं फैसिलिटेटर हूँ आपके फैसले लेने का. ऑब्वियसली टू मेक मी कंफर्टेबल, जो मैं डिसीजन लेना चाह रहा हूँ, जो मेरे एतराज़ात हैं, जो मेरी हर्डल्स हैं, जारी बात है उसको क्रॉस करके ही मैं डिसीजन लूँगा. एक डिसीजन लेने के रास्ते में कहीं रुकावटें आ सकती हैं, जो कि वो सेल्समैन अपनी कम्युनिकेशन के थ्रू हर मेरे हर्डल के सवाल के जवाब में वो एक रिमूव करता जाता है और मेरा फैसला लेना आसान बनता जाता है. Yes. So I help you
to take your decision. और हम पाकिस्तानी सोसाइटी वी आर वेरी बैड एट टेकिंग डिसीजंस. हमने पहले ताई से भी पूछना होता है, चाचे से भी पूछना होता है, फिर फलाने से पूछना होता है, फिर फलाने से तू बता करूँ ना करूँ. हम वो जूता भी लेने जाए ना तो मैं नईम जैसे दोस्त को साथ लेके जाता हूँ कि यार नईम जूते लेने आज मेरे साथ जा. तो मैं जाके ना वो पहले तो जाके देखूंगा कि यार कौन सा जूता लूँ. मुझे एक जूता पसंद भी आएगा, मैं निकालूंगा, फिर आपकी तरफ देखूंगा, नईम क्या ख्याल है. नईम कहेगा नहीं यार छोड़, मैं फ़ौरन से वापस रख दूंगा. बिकॉज मेरे अंदर खुद से फ़ैसला लेने की सलाहियत नहीं है. बिकॉज मुझे बचपन से ही ना मुझे फ़ैसला लेने ही नहीं दिया गया. मेरा वो फ़ैसला लेने वाला मसल ही नहीं बिल्ट हुआ कभी. तो जब मुझे शुरू में ही फ़ैसला लेने नहीं दिया गया तो अब मेरे से कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मैं फ़ौरन से राइट डिसीजन लूँगा. सो सेल्स पर्सन कम्स देयर वेयर ही वैलिडेट्स, वेयर ही बिकम्स दैट फ्रेंड हु गोज़ अलॉन्ग वाइल्ड शॉपिंग. वो उसे बताता है कि यार तेरे पे ये सूट करेगा, ये तू ले ले. अब जब मुझे एक्सटर्नल वैलिडेशन मिल जाती है फिर मैं फ़ैसला कर लेता हूँ. देखें जो क्लाइंट है ना वो जब इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है या छोटी इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है, इन्फॉर्मेशन वो पहले लेके आया हुआ होगा. ही हैज़ बीन इन द मार्केट, उसके पास गूगल अवेलेबल है. अगर आप ये समझ रहे हैं कि सेल्स पर्सन होने का मतलब ये है कि प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन देनी है तो आप की ज़रूरत नहीं है. We don't need you. We have Google. We have Google to know to get every information. Your job is not to give me information. Your job is to help me and tell me the names are after listening to your problem. I think this is the right fit for you. And meri maane to this is the perfect fit for you. And now Naeem on the other hand, Naeem ने जब ये देखा है कि नुमान ने पहले मेरी बात सुनी है, पहले मुझे अंडरस्टैंड किया है, अब मुझे ये कह रहा है कि ये मेरे लिए सूटेबल है, तो आप भी अपने वो जो फैसला उसको वैलिडेट करवा लेंगे मेरे से. आप कहेंगे कि ठीक है. सो जो सेल्स पर्सन होता है वो मुर्शिद टाइप बंदा होता है, वो इन्फ्लुएंसर होता है. बट हाउ आपको क्या लगता है कि सेल्स लैंग्वेज या सेल्स कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग ज़्यादा मुश्किल है या दूसरे साइड पर आपको जो डेली लाइफ में एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन को करनी होती है, आपकी वर्क प्लेस में, आपको अपने घर में, आपको अपने बॉस के सामने, दोस्तों के सामने? बिकॉज हम दोस्तों के साथ तो बड़ा आसानी से कम्युनिकेट कर लेते हैं. लेट्स से इफ़ आई एंड यू आर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम और मैं आपको नहीं जानता, इन ऑर्डर फॉर मी टू टॉक टू अ स्ट्रेंजर, तो मैं यार सोचूंगा कि यार मैं इससे क्या बात करूं. सही है, मैं कन्वर्सेशन किस तरह इनिशिएट करूं, क्या बात है मैं इससे करूंगा. यार सही है, नोमान है, एक बेहतरीन जगह पे जॉब करता है, एक बेहतरीन डेजिग्नेशन है, ही नो व्हाट ही इज़ डूइंग एंड अकम्प्लिश सो मच इज़ इन लाइफ कि वो एक बड़े कंपनी का, एक कॉर्पोरेट का हिस्सा बन गया है. मैं इससे बात भी करूं, किस तरह करूं. तो आपको क्या लगता है, ये वाली कम्युनिकेशन सीखना इफेक्टिव कम्युनिकेशन या ये सेल्स वाली कम्युनिकेशन सीखना, विच वन इज़ ईजी एंड टेक्निकल इन योर पर्सनल ओपिनियन? आपको सीखने, जाहिर बात आपने भी सीखा होगा. अगर आप अभी लोगों को ये दोनों चीज़ें अगर सिखा रहे हो तो आप खुद इस प्रोसेस से गुजरे होगे. तो आपको क्या लगता है, विच वन इज़ लाइक मोस्ट डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, या प्रैक्टिस या बार बार करने से वो आपको आएगी वर्सेस द अदर? मेरा मानना तो ये है, और बीइंग अ पब्लिक स्पीकिंग कोच मैं तो कभी भी नहीं कहूँगा कि एनी वन इज़ डिफ़िकल्ट, बिकॉज Don't look at from the lens of the public speaker, because आप Toastmaster के उस सारे process से गुजरे हुए हो. We will talk about Toastmaster as well. आपके लिए तो आसान होगा, but somebody who haven't through any kind of, कह लो कि एक ऑर्गेनाइज कोर्स अबाउट कम्युनिकेशन, उसके लिए आपको क्या लगता है, व्हेन यू नेवर टुक एनी कोर्सेज, व्हेन यू नेवर लर्न अबाउट दीज थिंग्स के यार कम्युनिकेशन के ये रूल्स होते हैं, मार्केटिंग या सेल्स के फेज़ में मैं ये कम्युनिकेट करूँगा, इस तरह की टर्मिनोलॉजी यूज़ करूँगा, जब मैं अपने दोस्तों, बॉस, घर की सेटिंग में होऊंगा या अनजाने लोगों की सेटिंग में होऊंगा कि 5 लोग बैठे हैं और मुझे एक बात करनी है, तो विच वन वुड बी डिफ़िकल्ट इफ़ यू हैवंट टेकन एनी कोर्स? ऑलराइट, सो इवन इन दैट केस, being public speaking coach and being a person who has been through a journey, and I always talk about this wherever I go. And whenever I coach any client, मैं उसके साथ भी अपनी personal story, not to impress him, but to and there is nothing to be impressed, but to impress upon a fact that I consider myself to be a very, very introvert kind of a person, and being introvert is not bad. We have a lot of great people in this world who used to be introverts, but एक इंट्रोवर्ट के लिए, मेरे लिए उस वक्त बड़ा मुश्किल होता था लोगों के सामने जाके बात करना, या वो एक हमारे खौफ होते हैं ना कुछ, वी फियर पीपल, आई डोंट नो व्हाई, वी फियर पीपल हु आर हायर अप्स, वी फियर पीपल हु वी थिंक
जो सोसाइटी ने कुछ मैट्रेसेस बनाए हुए हैं, उन मैट्रेसेस के अंदर ही स्टैंड्स अबव मी एंड आई नीड टू फियर दिस पर्सन, यू नो, कि या शायद इसके पास अच्छी गाड़ी है, इसके पास ज़्यादा पैसा है या अच्छी पोजीशन है, तो मुझे शायद इससे खौफ ज़्यादा होना चाहिए, और उसके सामने जाके मैं भूल जाता हूँ जो मुझे ऑलरेडी आता है। मैं दोस्तों के सामने जाके तो आई एम ए ग्रेट कम्युनिकेटर, आई टेल जोक्स, आई एम वेरी गुड विद माई बॉडी लैंग्वेज, आई एम वेरी कंफर्टेबल, बट द मोमेंट I go somewhere where I feel insecure, I forget what I already know. I know how to communicate. Everybody knows how to communicate. ये हमारी natural instinct के अंदर है। जिस तरह से वो बतख को सिखाना है, वो उसको ट्रेनिंग नहीं चाहिए होती कि वो स्विमिंग सीखे, वो कोई पहले हफ्ते ही वो आगे उसकी मदर वो सारे छोटे छोटे डकलिंग्स को लेके वो पॉन्ड में छलांग मारती है, वो सारे छलांग मार के वो सारे तैर रहे होते हैं, बिकॉज नेचर ने उनके अंदर ये इनबिल्ट सलाहियत रखी है। क्यों रखी है? क्योंकि वो उनकी सर्वाइवल नीड है, उन्होंने पानी में ज़िंदगी गुजारनी है, उनकी सर्वाइवल नीड है स्विमिंग। तो नेचर ने कहा यार बजाय इसके कि ये ट्रेनिंग करके सीखे, हम इनको वैसे ही दे देते हैं। अब इंसान की सर्वाइवल नीड है कम्युनिकेशन। क्यों? क्योंकि हम ग्रुप्स में रहते हैं, वी कैन नॉट सर्वाइव अलोन, सो इन ऑर्डर टू लिव इन ग्रुप्स वी नीड टू कम्युनिकेट, एंड वी हैव बीन कम्युनिकेटेड सिंस स्टोन एज। स्टोन एज में आपने देखा होगा पत्थरों पर हम वो तस्वीरें बना के, वो एक दो लोग जो है ना वो फैमिली के बाहर जाते हैं, शिकार करके वापस आते हैं, बाकी फैमिली वालों को पूरी कहानी बताते हैं। उस वक्त क्योंकि ज़ुबान नहीं थी, लैंग्वेज नहीं थी, टूल नहीं था कम्युनिकेट करने का, तो हम आवाज़ों से पत्थरों पे नक्शे बना के, जी शेर आ गया और मैंने फिर ऐसे मारा और मैंने आग लगाई, वो सारी आज तक हमारे पास प्रिजर्व्ड हैं। लेकिन आज के दौर में वेयर वी हैव सो मैनी टूल्स टू कम्युनिकेट, वी हैव so many languages, we have this beautiful setup, we have cameras, we have LCDs, we have pictures, we have PPTs, we have Excel and all the tools to communicate our thoughts. Why do we need to fear? Why we even think that this is difficult? It is not difficult. All you need to do is you need to bring that natural self in the setting where you feel nervous. And if you ask yourself, why do I feel nervous? Because probably you are comparing yourself. You are comparing yourself with the other person. आप जो सामने बैठा हुआ है ना, उसके साथ आप कंपैरिजन में पड़ गए हो। फॉर एग्जांपल इमरान खान से अगर मैं मिलूंगा तो मैं तो नर्वस हो जाऊंगा। क्यों नर्वस हो गया? क्योंकि वो इतना बड़ा स्टार है। अच्छा, कैसे? क्योंकि वो क्रिकेट का उसने वर्ल्ड कप जीता हुआ है, और वो एक स्टेट का प्राइम मिनिस्टर रहा है, और उसने शौकत खान बनाया, वो इतना अकम्पलिश्ड है। मैं तो एक सुहावा से उठा हुआ एक नॉर्मल सा इंसान हूँ। Naeem knows something and Numan knows something. Naeem does not know everything and Numan does not know everything, and neither does Imran Khan knows everything. We all know something through our experiences. I have lived a different life than Imran Khan. Probably I know a lot of things that he does not know. He does not know how it feels to be born in a place like Suhava, a small town in Jhelum. How it feels like to be a cadet, to spend 5 years in cadet college. How it feels like to dream for becoming a public speaker. How it feels like to have a journey from being an introvert to an extrovert. How it feels like to be a coach. Probably he does not know. So there is no comparison. Correct. There is no. I know something, you know something, and we all know little bits. And all we have to do is to share our experiences. मेरा काम है सिर्फ दुनिया के साथ अपने तजुर्बात या मैंने जो सीखा है वो उनके सामने रखना। मेरा तुम्हारे साथ मुकाबला ही नहीं है। मुकाबला तो तब होता ना जब हम एक लाइन से शुरू करते। वो हम रेस लगाते थे तो हम एक लाइन होती थी, उससे सारे बच्चे भागते हैं। अब इमेजिन करें कि एक हम रेस लगवा दें, नेम खड़ा हो यहाँ पे, मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, एक यहाँ पे खड़ा हो, हम कहें रेस लगाओ। ये तो रेस हुई नहीं भाई, ये तो चीटिंग होगी, ये तो मेरे से आगे खड़ा हुआ था। अब आप कुछ और सर्कमस्टेंसेस में पैदा हुए हैं, आपके वालिद कुछ और करते थे। हो सकता है योर फादर वॉज ऑलरेडी अ बिलियनियर, my father was not. Probably you had your very strong network where you were born, but I had not. So we all are born in different circumstances, in different dynamics, so there is no race with everybody, for God's sake. And this social media, this has made us insane. आपको क्या लगता है कि social media is like what the people are posting, it's like is not something that is happening in their life, और वो फेक चीज़ें पोस्ट कर रहे हैं। दिल नहीं कर रहा सुबह नाश्ता करने को, लेकिन फिर भी प्लेट पकड़ी हुई और अपने फ्रेंच टोस्ट वगैरह के पिक्चर देख रहे हैं। आई एम हैविंग लाइक अ फैंटास्टिक ब्रेकफास्ट, समथिंग लाइक दैट। डू यू थिंक दैट? आपको क्या लगता है? हाउ फेक इज सोशल मीडिया? Well, how fake is social media? Well, I cannot comment on that कि क्या वो वाकई में वो नाश्ता कर रहा है या नहीं कर रहा, but I don't care. I don't care if he is having a wonderful life, good for him. I pray more for him. वो मेरे उस्ताद ने मुझे एक दफ़ा समझाया ना, उसने कहा कि
कभी किसी से मुकाबला नहीं करना ज़िंदगी में। अगर किसी को अल्लाह ज़्यादा दे रहा है और तुम्हें नज़र आ रहा है कि उससे बहुत ज़्यादा मिला है, तो तुम बोलो यार माशाल्लाह यार नईम को इतना मिला है। तो अल्लाह जिसने उसे दिया है उसको देने पे तुम माशाल्लाह कर रहे हो, तो वो कहेगा यार इसको भी दो। ये उसको देने पे माशाल्लाह कर रहा है। लेकिन हमारा क्या है कि हम नईम को मिल जाए, मेरे सर में दर्द हो जाता है, मेरी कमर में दर्द हो जाता है कि यार इसको क्यों इतना मिल गया। कोई अच्छी गाड़ी से निकले तो मैं उसको गाली देता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार ये तो पक्की बात ड्रग्स का काम करता है, ये 2 नंबर काम करता है, इसके पास इतना पैसा कहाँ से आ गया भाई, ये पक्का 2 नंबर है। तो जब मैं उसको, अब इमेजिन जब उसको खुदा दे रहा है और मैं उस पे अपने दिल में बुग़्ज़ पैदा कर रहा हूँ, तो क्या खुदा मुझे देगा? फ़ायदा भी नहीं है, आप अपने आप को ही तकलीफ पहुंचा रहे हो। yes. आप उस फजूल में ही टेंशन ले रहे हो कि यार उसके पास ये है, उसके पास ये है, क्यों मैं ही पैदा हुआ था ना देने के लिए कि बस मुझ पे ये बीतनी थी। अल्लाह की कोई रज़ा होगी, कोई आजमाइश होगी। अब 7 अरब लोग हैं दुनिया में, अगर सबको ही सब कुछ मिल जाए तो फिर मज़ा किस चीज़ का, राइट? एवरीथिंग हैपन फॉर अ रीज़न। इंसान के साथ जो भी होता है, और खुद गॉड जो है ना, खुदा वो विजडम है जो इस कायनात की तख्लीक के पीछे है। अगर आपको उसकी तकसीम के ऊपर अगर आप सवाल कर रहे हैं, तकसीम के ऊपर कि उसको शायद ज़्यादा मिल गया, मुझको कम मिल गया, तो शायद आप उसके विजडम के ऊपर ना उसबिल्ला शक कर रहे हैं। अगर कभी भी ये शक पैदा भी हो तो जस्ट लुक अराउंड योरसेल्फ, जस्ट लुक एट दिस वर्ल्ड, लुक एट दिस। यार वैसे ही तो नहीं कहते ना, दुनिया में आप जो है ना अपने से नीचे लोगों को देखें। वो आई डोंट नो, कमेंट के शायद ये हदीस है या कॉल है या क्या है, कि दीन के मामले में अपने से ऊपर देखो। अपने से उन लोगों को देखो जो कि तकवादार हैं, दीन में बेहतर हैं। अगर आप 3 नमाज़ पढ़ते हो वो 5 पढ़ते हैं, अगर आप तिलावत नहीं करते हो वो तिलावत करते हैं, सही है। और दुनिया के मामले में आप अपने से नीचे तर लोगों को देखो एटलीस्ट अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके 2 हाथ, आप मेंटली सही हो, आपके 2 पाँव, आप चल सकते हो, आप सुन सकते हो, आप देख सकते हो, आप स्मेल कर सकते हो। इमेजिन जो नहीं देख सकता है यार, जस्ट इमेजिन दैट। रमज़ान में 17th रमज़ान को मुझे इन्फेक्शन हुआ गले का और कान का। यार यकीन करो, मेरे कान बंद और मेरे कान में शोर और कान बंद। यार और वो ये चलता रहा ईद के 6-7वें दिन तक, सही है। मतलब कि मेरे कान में कंटिन्यूअस आवाज़ और तेज़ किस्म की आवाज़ और कान मेरे बंद। आई ट्राइड एवरी सिंगल ट्रिक इन द बुक। आई गो टू द डॉक्टर, ENT, उन्होंने दवाइयाँ दी, स्प्रेज दी, कुछ भी नहीं हो रहा। आई वॉज सो फक्ड अप मैन, मैं बता नहीं सकता। मैंने कहा यार मैंने फिर रिसर्च करा कि इसको बोलते हैं टेनाइटस भी बोलते हैं, टेनिटस भी बोलते हैं, और मैं रिसर्च में हैरान रह गया, इसका कोई इलाज भी नहीं है। 80% ऑफ द केस ये आपको सारी ज़िंदगी झेलना पड़ता है, 20% ऑफ द टाइम्स वो क्योरेबल है, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम दोस 20%। आई थॉट यार सब कुछ होने के बावजूद, गाड़ी, घर, सारी फैसिलिटी होने के बावजूद मेरे कानों में शोर है सिर्फ, और मुझसे सोया नहीं जा रहा, और मैं सारा दिन टेंशन में कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ। मेरी मुझसे सारी नेमतें एक साइड पर, मुझसे ले लो, मुझे मेरे कान सही दे दो। तो इमेजिन यार, आप जहनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर आपके हाथ, पाँव, कान, नाक सही काम कर रही है, आपके आंखें, आपसे सिर्फ एक आंख छीन ली जाए ना और आप बिलियनर के, आप ट्रिलियनर हो, आप दुनिया के इलान मस्क बन जाओ, आप एंजॉय नहीं कर सकते किसी चीज़ को। हम ना, वी आर नॉट ग्रेटफुल, हम ग्रेटफुल नहीं है। वी शुड बी। देखो मुझे हेल्थ की रियलाइजेशन आज से पिछले साल हुई, जब मुझे अपेंडिसाइटिस हुआ, मेरा ऑपरेशन हुआ, और मैं सोया हुआ था। सुबह 6 बजे मेरे पेट में शदीद किस्म का दर्द। मैं उस वक्त न्यूयॉर्क में था, कोई भी नहीं था साथ में। मैं समझा यार बस आम सा रात शायद फूड पॉइजनिंग हो गई होगी। 3 घंटे इंतज़ार किया, लेकिन ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 द पेन वॉज लाइक ऑन द 9th स्केल, 9 out of 10। शदीद किस्म का दर्द। अस्पताल में एडमिट हुआ, 3 दिन तक मैं पड़ा रहा। उन्होंने डायग्नोस किया कि ऑपरेशन होगा, लेकिन बेगम ने कहा मत कराओ, ये सर्जरी है और तुम अकेले हो वहाँ पे, और वो दुनिया का दूसरा कोना है, तुम्हें वज़न उठाना है, तुम 2-3 हफ्ते तक कुछ उठा नहीं सकते, वहाँ पर ना सीढ़ियाँ चढ़ सकते हो। यहाँ पे आया, ऑपरेशन कराया। यार मैंने उस वक्त ये कहा, मुझे सिर्फ सेहत मिल जाए ना, मेरी जेब में पूटी कोड़ी भी ना हो, बस मैं इस टेंशन से निकल जाऊँ।
True. आपको तब रियलाइजेशन होती है आपको Actual अल्लाह ने जो दिया है ना, ये अपने आप में एक तख्लीक है, कायनात है, सर से लेकर पांव तक, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, True. बिलियंस ऑफ क्रोमोसोम, डीएनए, जीन्स, और हाउ एवरीथिंग वर्क्स इज लाइक फैसिनेटिंग. अगर इंसान अपने अब मैं हेल्थ पर बहुत सोचता हूँ यार, मेरे पास कुछ भी ना हो ना, मेरे पास मैं हिल सकता हूँ, मैं झुल सकता हूँ, मैं ऊपर नीचे, मैं हर एक को देख सकता हूँ यार, मैं बात कर सकता हूँ. हमने हर चीज़ को टेक फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है, और टेक फॉर ग्रांटेड लेने की वजह से हम सिर्फ क्या देखते हैं, यार उसके पास गाड़ी है, मेरे पास नहीं है. अबे देखो, वो जिसके पास पाँव नहीं है, जो अस्पताल में है, जो कि पता नहीं किस बीमारी से गुजर रहा है, उससे जाकर पूछो कि उसके लिए गाड़ी इंपॉर्टेंस रखती है या उसकी जो बीमारी से सेहतयाब होना उसके लिए मैटर करता है. एवरी सिंगल टाइम वो कहेगा भाई आई वांट माय हेल्थ बैक, आई डोंट गिव अ शिट अबाउट कार, अबाउट द घर, अबाउट एनीथिंग एल्स. ये रियलाइजेशन ना, ये बड़ी बहुत कम लोगों को ये, लेकिन सर ये होती तब है जब अल्लाह ना करे आप बीमार होते हो, आप इस प्रोसेस से खुद गुजरते हो, तो देन यू आर अ हम्बल पर्सन. इवन दो देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स इन फ्रंट ऑफ अस, लेकिन जब तक अपने साथ होते हैं ना, तब तक बंदे को वो एक आहा मोमेंट नहीं आता कि ओ माय गॉड यार, आई हैव नेवर थॉट अबाउट इट. एग्जैक्टली. आई रिमेंबर आई वेंट टू, हम चोलिस्तान डेजर्ट गए, तो हम कोई 5-6 दोस्त थे, तो वहाँ पे वो रैली शैली का भी सीन था, और कुछ वो लोग बाइक्स पे भी वो रेत में सारे स्टंट कर रहे थे. तो हम लोग, बड़ा अच्छा टाइम था, सनसेट हो रहा था. तो मुझे आज भी वो टाइम, कुछ ऐसी मोमेंट्स होती हैं ना जो आपकी मेमोरी पे बड़ा छप जाती हैं. अगर आपसे पूछूं ना 8 अक्टूबर को क्या हुआ था, तो आपको शायद एग्जैक्ट पता होगा मैं ये कर रहा था वहाँ बैठा, क्योंकि वो इमोशनल टाइम होते हैं. तो वो हम लोग तस्वीरें ले रहे, तो एक मुझे ऐसे महसूस हुआ कि मेरी जो पेंट है उसको पीछे से पकड़ के ना किसी ने ऐसे खींचा है. तो मैंने नीचे मुड़ के देखा, तो बिल्कुल एक छोटा 6 साल का बच्चा, हु वाज नॉट वेयरिंग एनीथिंग, एंड बिलीव मी नहीं, ही वाज, वो जो फोटो में हम नहीं देखते, ये जो फोटोग्राफर्स जाके वो पॉवर्टी को वो शोकेस करने के लिए हमारे सामने बच्चों की तस्वीरें होती हैं, बिलीव मी ही वाज अ स्केलेटन, अ ह्यूमन स्केलेटन. और I don't know whether he could talk or not, but उसने सिर्फ मेरे सामने ऐसे ना हाथ किए कि मुझे कुछ दे दो. तो मैं तो पहले I cannot explain कि वो how painful that sight was. और मैंने दोस्त से पूछा, मैंने कहा यार ये what is this? तो उसने कहा ये malnutrition का कोई प्रॉब्लम होता है, जिसमें इनको खुराक नहीं मिलती, और खुराक ना मिलने की वजह से इनकी बॉडी डेवलप ही नहीं कर पाती. Believe me, it was just a skeleton. उसकी सारी रिब्स वाजे थी, और उसकी टांगों की हड्डियाँ, और एवरीथिंग, उसकी साइड वाली बोन्स, एवरीथिंग वाज विजिबल. इवन उसकी चीक बोन्स भी नज़र आ रही थी. तो मैंने ये सोचा, और मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि यहाँ पे लोग भूख से मरते हैं. तो मैंने कहा यार, भूख से लोग मर रहे हैं, कैन यू इमेजिन? और मैंने और आपने शायद, आई डोंट नो, मैंने कब सोचा होगा कि यार पता नहीं मेरी भूख पूरी होगी. एंड वी हैव टेक फॉर ग्रांटेड ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर. लाइक ये हमारा हक है कि हम नाश्ता भी करेंगे, सुबह पराठे भी खाएंगे, ऑमलेट भी खाएंगे, मलाई भी आएगी, शहद भी होगा, दोपहर को दोबारा से हम 2 रोटियां भी खाएंगे, कीमा भी होगा, मटर भी होगा, और रात को हम दाल चावल भी खाएंगे. True. People are dying because of hunger throughout the world, not just Cholistan. Unfortunately नहीं होना चाहिए. I don't know क्या इस पर क्या बात करें यार, कि पाकिस्तान के अंदर होते हुए एक एरिया ऐसा है जिसको ना बिजली के टेंशन है, ना पानी की टेंशन है, ना घर की टेंशन है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर की टेंशन है, सब बने हुए बड़े शहर. दूसरी तरफ बलूचिस्तान और चोलिस्तान जैसे इलाके हैं जहाँ पे औरतों को दूर दराज से पानी लाने के लिए किलोमीटर्स का सफ़र करना पड़ता है. यार बस मैं अकबर काजी की एक वीडियो देख रहा था, वो भी एक पॉडकास्ट करते हैं ना, क्या कहेगा काजी. तो उसमें इंस्टाग्राम में उनकी एक वीडियो मेरे सामने से गुजरी, जिसमें लोग उनसे कह रहे थे ना कि आप ये हर वक्त क्यों कहेंगे कि अल्लाह खैर करेगा या अल्लाह बेहतर करेगा, इस तरह का वो कुछ एक स्टेटमेंट यूज़ करते हैं ना. तो हमें अपना हिस्सा डालना चाहिए, जो अंडर प्रिविलेज है, अपनी कैपेसिटी में रहते हुए जो भी हमसे हो सकता है, ख्वाह वो एक फैमिली के सपोर्ट करने की हद तक हो सकता है या 100 फैमिलीज़ के सपोर्ट करने की हद तक हो सकता है. किसी अंडर प्रिविलेज्ड किसी ऐसे बच्चे को एजुकेट करना हो जो कि टैलेंटेड हो, वो हो, किसी को राशन देने की शक्ल में हो, किसी को पानी देने की शक्ल में हो, किसी का इलाज कराने की शक्ल में हो ना, हमें
अपनी कैपेसिटी में जो भी हमसे हो सके करना चाहिए, और बाकी हम अल्लाह से दुआ ही कर सकते हैं, एंड वी होप कि अल्लाह बेहतर करेगा सबके लिए. सो नाउ लेट्स कम टू द मेन टॉपिक दैट, जो कि मैं समझ रहा था कि हम उस पर बात करेंगे, लेकिन हमारी आधी से ज़्यादा पॉडकास्ट दूसरी तरफ चली गई. और मेरे ख्याल में यही मज़ा है एक पॉडकास्ट का और एक इंटरव्यू का, कि इंटरव्यू में आपके सामने एक प्री डिफाइंड सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं एंड यू आस्क देम एंड इट्स क्लोज्ड ऑफ. और पॉडकास्ट में ये है कि बात कहाँ से कहाँ निकल जाती है, कभी तो 30 घंटे में सिमट आती है, कभी घंटे में भी नहीं आती, कभी तो 1.5 घंटे में भी चली जाती है. सो कमिंग टू द communications point ना, और effective communication, do you have any idea how much like the world spend, like the big companies, if I were to ask you, the Fortune 500 companies spend on this communications of skills for their employees and to make them competent communicators? Do you have any number on that? Yeah, there is a research on this, बड़ी एक वैलिड रिसर्च जिसमें Fortune 500 कंपनीज में से सैम्पल उठाया गया, और इसमें एक रिसर्च कोई 100 कंपनीज़ के ऊपर की गई, और देखा गया कि अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन ना हो वर्क प्लेस के ऊपर तो कितनी कॉस्ट पड़ती है. तो दैट वाज अराउंड 3.6 बिलियन, आई एम नॉट श्योर, 3.6 billion with a B and a dollar. या एनुअली इतना कॉस्ट आता है इदारों को. और वैसे भी अगर फॉर्चून 500 कंपनीज़ को देखें तो वो 1 बिलियन के अराउंड जो है वो एनुअल स्पेंड करती हैं अपनी कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेनिंग्स के ऊपर. सो दे हैव रियलाइज कि कम्युनिकेशन जो है इट प्लेज अ ह्यूमंगस पार्ट इन डेवलपिंग योर एम्प्लॉयज़. if they are very skilled, if they are very good with whatever their core competency is, but they have no idea how to communicate it with their other subordinates or other colleagues, then they are of no use. अगर आप लोगों को बता नहीं सकते जो आपको पता है, या उसको प्रेजेंट नहीं कर सकते, या उसकी अफादियत या उसकी वैल्यू लोगों को समझा नहीं सकते, तो जो भी आपको पता है वो तो एक बंद डब्बे के अंदर है, राइट, वो तो दुनिया तक पहुंच ही नहीं रहा. ऑन दी अदर हैंड, इफ़ यू आर अ गुड कम्युनिकेटर, आपको बहुत कम भी पता है और वो बहुत अच्छा आप बता सकते हैं, तो वो एक्सपैंड हो रहा है. जैसे हमने पहले वो बात की कि हमें लोगों को देना चाहिए कैपेसिटी के अंदर, तो कई लोगों के पास अगर कुछ भी नहीं है मटीरियलिस्टिकली, whatever the skill they have, they can contribute in that part too. Okay, they can teach other people whatever they know. But if you don't know how to teach, if you don't know how to communicate, then you are taking that skill with you into your grave without helping anybody, without developing anybody. और एक अच्छा लीडर, क्योंकि हमने वर्क प्लेस पे लीडरशिप डेवलप करनी होती है, और एक अच्छा लीडर वही होता है जो अपनी बात को इफेक्टिवली, अपनी स्किल को इफेक्टिवली अपने लोगों तक कम्युनिकेट कर सके. टीचर्स के बारे में अक्सर लोग कहते हैं ना कि हर बहुत टैलेंटेड या एक्सपीरियंस्ड फील्ड का बंदा वो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट तो हो सकता है, लेकिन वो एक अच्छा टीचर शायद ज़रूरी नहीं है कि हो. 100% एग्रीड. डू यू थिंक कि ये जो कम्युनिकेशंस की स्किल्स है, कम्युनिकेशन मतलब लोगों से बात करने की, इफेक्टिव कम्युनिकेशन की जो स्किल है, is it like something that can be learned by everybody and applied in real life by everybody? Is it possible? या इसका भी वो है कि मैं जितना टैलेंटेड हो जाऊँ, अब बाज़ औक़ात होता ये है कि आपके अंदर तो ख़जाना भरा होता है, लेकिन टू ट्रांसफ़र दैट ख़जाना एंड टू बेनिफिट अदर पर्सन, वो शायद हर बंदे के बस का काम ना हो, इन अ वे जो कि आसान भी हो, जो कि एक ऐसे तरीके से आप समझा दो आसान फ़हम अल्फाज में कि उसको बड़ी जल्दी से समझ आ जाए. बिकॉज लोग अक्सर ये भी कहते हैं ना कि अगर आप अपनी चीज़, अपना नॉलेज किसी को, दूसरे बंदे को आसान अल्फाज में नहीं समझा सकते ना, तो समझ लो कि आपको भी वो चीज़ नहीं आती है. कभी कभी आपको समझाते हुए पता लगता है कि मुझे तो आता ही नहीं. हाँ, डीप डाउन इनसाइड यू फील कि ओ यार मुझे तो आती है, लेकिन जब आती है समझाने की बारी ना, तो उस केस में फिर आप फेल हो जाते हो. सही है. तो इज़ इट समथिंग द पब्लिक कम्युनिकेशन, सॉरी नॉट पब्लिक स्पीकिंग बट कम्युनिकेशन जनरली, इज़ इट समथिंग जिसको इंट्रोवर्ट लोग ज़्यादा अच्छे तरीके से कर पाते हैं या एक्सट्रोवर्ट्स अच्छे कम्युनिकेटर्स होते हैं? टू रीफ्रेज योर क्वेश्चन, आपने ये कहा कि क्या ये सीखी जा सकती है, क्या ये स्किल खुद से एक्वायर भी की जा सकती है, या ये सीखी नहीं जा सकती. तो मुझे एक वाक़या याद आया, क्योंकि आई डू एग्जीक्यूटिव कोचिंग टू. So I had a client who was at a very senior position, C-level position in a very reputable company. So मैंने उनको सारा, उन्होंने मेरा कोचिंग मॉडल अंडरस्टैंड करने की कोशिश की, किस तरह से हमारी कोचिंग में क्या होगा, किस तरह के सेशंस होंगे. तो यूजुअली लोग बड़े डाउटफुल होते हैं कि क्या मैं चेंज हो पाऊँगा या नहीं हो पाऊँगा. तो ही वॉज जस्ट लाइक एनी अदर पर्सन. सो ही आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन इन आवर फर्स्ट सेशन. ही सेड के नुमान साहब, डू यू थिंक दैट आई कैन चेंज? तो एंड कैन यू गारंटी आफ्टर दिस 3-month जर्नी आई विल बी अ बेटर पब्लिक स्पीकर? उनको बड़ा स्टेज फ्राइट भी था.
तो उनको कहते हैं कि क्या ये पॉसिबल है, क्या आप मुझे गारंटी देते हैं कि मैं ठीक हो जाऊँगा? तो मैंने कहा जी मैं एक बात आपको बड़ा क्लियरली बताऊँ कि आई कैन नॉट गारंटी यू। मैंने कहा इफ़ यू थिंक that after this coaching session I will do something magical and you will become a great speaker, I must tell you this right now, and I tell this to everybody, that I cannot do this for you. I can only assist you. I can only give you the tools and techniques and proven models that I have adopted myself through my journey and became better and won all those जो भी छोटी मोटी recognitions हैं. By using those models, मैं सिर्फ आपको शेयर कर सकता हूँ और आपका अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बन सकता हूँ. आई मेक श्योर कि आप वो चीज़ें अप्लाई करें वो हमारी उस पूरी जर्नी के अंदर, कुछ इस तरह के असाइनमेंट्स हों, सारा कुछ हों. लेकिन आई कैन नॉट गारंटी यू, बट आई कैन टेल यू वन थिंग, दैट आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल मैजिकली ट्रांसफॉर्मिंग. और वो जब सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं, एक बंदा सिर्फ कॉन्फिडेंट कम्युनिकेटर बन जाए ना, उसका उठने बैठने का तरीका ही बदल जाता है. उसका अपने आप को कैरी करने का तरीका बदल जाता है, उसका रूम के अंदर एंटर होने का तरीका बदल जाता है, उसका कॉफ़ी पीने का तरीका बदल जाता है. बिकॉज नाउ इज़ वेरी कंफर्टेबल इन हिज और हर स्किन. इफ़ यू बिकम कंफर्टेबल, यू बिकम अ बेटर ह्यूमन बीइंग इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ. एंड आई हैव सीन दोज थिंग्स हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ माई आइज़. अपने बारे में तो शायद अपनी जर्नी बंदा इतने अच्छे तरीके से विटनेस नहीं करता, लेकिन दूसरा बंदा बड़ा विजिबल उसके अंदर चेंज नज़र आ रहा होता है. तो मैंने उन्हें ये कहा, मैंने कहा कि मैंने ये होते हुए देखा है, लेकिन हाँ अगर आप ये समझ रहे हैं कि कोई और आपके लिए करके जाएगा तो ये नहीं होने वाला. Because you have to do it yourself. I can only hold your hand probably. I can show you the direction. I can tell you stories, relatable experiences, but I cannot inject something in you and instantly one day you wake up and you say that I'm a great communicator. It is a skill. Skill का मतलब ही है कि ये सीखी जा सकती है. Confidence is a skill, for God's sake. Confidence is not something that is natural. A lot of people will tell you, probably आपको भी कहते होंगे, यार नहीं तुम तो बड़े अच्छे बोलते हो, यार तुम तो बड़े confident हो, मतलब तुम तो naturally बड़े confident हो. But it is not natural. You can learn how to be confident. You can learn how to be a good listener, how to respond effectively, how to handle a difficult question, a difficult audience, how to present your thought, how to structure whatever you want to say. It is everything that can be learned through consistent effort. वो ग्रोथ माइंडसेट भी कैरल डवेक कहती है ना, वो कहती है कि कोई भी सलाहियत आप दुनिया में लेके नहीं आए हुए हैं. सारी सलाहियतें वो सिर्फ सर्वाइवल नीड्स जो हैं वो आप शायद साथ लेके आए हुए हैं. उसके अलावा कोई सलाहियत आप लेके नहीं आए हुए साथ, वो आप इसी दुनिया पे सीखते हैं. अगर आप ये कह रहे हैं ना मैं मैथ में तो अच्छा हूँ ही नहीं, तो इसका मतलब आप अपने आप को लेबल कर रहे हैं कि मैं तो हूँ ही नहीं. इसका मतलब आप होने भी नहीं वाले कभी अच्छे. अगर आप ये कह रहे हैं ना कि मैं बैड कम्युनिकेटर हूँ, दैट मीन्स यू हैव वैलिडेटेड योरसेल्फ. आपने यू हैव स्टैम्प्ड योरसेल्फ एज अ बैड कम्युनिकेटर और अंडर कॉन्फिडेंट पर्सन. और कई लोग इंट्रोवर्ट के भी वो पर्दे के पीछे छुपे हुए होते हैं ना, कि मैं तो हूँ ही इंट्रोवर्ट, मैं तो पैदा ही है, मतलब मैंने तो मुझे पैदा ही ऐसा किया था कि तुम तो स्टेज पे कभी भी बोल नहीं सकते. इट इज़ नॉट लाइक दैट. It is a skill that can be learned, and everybody need to understand this, that communication, public speaking, confidence, all those things are subjective. Definitely it cannot be measured कि किसी में कितना confidence है. दूसरी skills की तरह शायद आप टेस्ट करके भी पता कर सकते हैं, लेकिन ये even being subjective, it is something that can be learned. Since you mentioned ना कि tools होते हैं, processes involved in order to become a good communicator. If I were to ask you, if you were to, अगर आप इसको steps में कर लें, सही है. इफ आई वर टू आस्क यू व्हाट आर सम ऑफ दो स्टेप्स, मे बी 3, 4, 5 या 10, सही है. इफ यू वर टू ब्रेक इट डाउन फॉर द ऑडियंस के वो किन किन चीज़ों पे काम करे या कौन कौन सी चीज़ें सीखें, सही है. बिफोर कमिंग टू द टोस्ट मास्टर क्वेश्चन वेयर ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल बी टॉट इन प्रैक्टिस एंड असाइनमेंट्स एंड व्हाट नॉट, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इन योर एक्सपीरियंस, बिकॉज यू हैव बीन थ्रू अ लॉट ऑफ लाइक दीज टोस्ट मास्टर्स के आप जो हैं प्रेसिडेंट भी रहे हैं और आपने मुख्तलिफ रोल्स में काम भी किया, एंड यू आर नाउ द कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट कह लें एट ज़मीन.com, वेयर यू आर ट्रेनिंग अ टन ऑफ पीपल ऑन द सेल्स साइड एज वेल एंड यूजिंग प्रॉपर लैंग्वेज एंड प्रॉपर कम्युनिकेशन. तो व्हाट डू यू फील कि यार कौन से वो 4, 5 या 10 या वट एवर द नंबर ऑफ द स्टेप्स में भी ज़रूरी हैं जिनको प्रैक्टिस किया जाए, जिन पर अपनी ग्रिप मजबूत की जाए ताकि आप बेहतर कम्युनिकेटर बन सको? व्हाट आर दोज फ्यू थिंग्स? ठीक है. सबसे पहला स्टेप जो है वो गलती करना शुरू कर दें, एम्बैरस होना शुरू हो जाएं, ब्लंडर करना शुरू कर दें. क्योंकि देखें स्किल, जैसा से मैंने पहले कहा कि स्किल है, स्किल के डिफरेंट स्टेजेस होते हैं. जैसा गाड़ी चलाना एक स्किल है. गाड़ी चलाने में सबसे पहले क्या हुआ कि मुझे बताया गया कि तुमने क्लच छोड़ना है. जब मैनुअल गाड़ी मैंने सीखी तो
रेस देनी है और क्लच छोड़ना है, और बिल्कुल एक जो एक ना बड़ा एक रिदम होना चाहिए ताकि गाड़ी बंद ना हो जाए। अब मेरे लिए तो वो अजाब बन गया कि भाई वो साइड मिरर भी देखना है, ऊपर वाला मिरर भी देखना है, गियर भी लगाना है, और वो टाइम पे छोड़ना भी है, ब्रेक भी आहिस्ता दबानी है, उसके बाद लाइटें पहले ऑफ करनी है, फिर गाड़ी बंद करनी है। देयर लॉट ऑफ थिंग्स, कभी ना कभी कोई ना कोई गलती हो जाती है, और साथ एक चमाटा भी पड़ता है उस्ताद का कि भाई ये अभी तुझे मैंने बताया। सो शुरू में अगर मैं वहीं पे फॉर एग्जांपल मुझे पहले दिन उस्ताद ने अगर ये कह दिया कि यार तुम्हें मैंने क्या 10 दफ़ा बताया है, फिर भी तुम्हें समझ नहीं आ रही, 20वीं दफ़ा तुम्हारी गाड़ी बंद हो रही है, मैं कहूँ कि यार दिस इज़ नॉट फॉर मी, मतलब आई कैन नॉट ड्राइव, एंड probably I need to stay away from this driving thing because this is not my thing, as what we say in other different circumstances. Public speaking के केस में एक दफ़ा मैं गया, मैं जाके भूल गया, या दूसरी दफ़ा मैं गया, मुझे ऑडियंस ने कहा यार क्या तुम वहाँ पे अपना मजाक बनाने के लिए चले गए, तुम्हें तो बात करना नहीं आती, यार तुम्हारा एक्सेंट किस तरह का, यार तुम्हारी तो अंग्रेज़ी नहीं अच्छी, यार तुम्हारा तो बड़ा टिपिकल एक अंग्रेज़ी के अंदर एक वो आता है, एक टेस्ट आता है। तो ये सारी बातें सुनने के बाद मैंने कहा यार प्रॉबेबली आई एम नॉट मेंट फॉर दिस। मैंने कहा कि मेरे लिए ये नहीं है, तो मैंने फ़ौरन से अपने आप को रिवर्स गियर लगा लिया, मैं वापस वहीं पे खड़ा हो गया हूँ जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। लेकिन इन ऑर्डर टू बिकम बेटर मुझे ये ब्लंडर्स करने हैं, और उन ब्लंडर्स के दौरान में मुझे अवेयर रहना है कि मैं कर क्या रहा हूँ। सबसे बड़ी चीज़ है बीइंग अवेयर ऑफ योर सेल्फ व्हेन यू आर ऑन अ स्टेज। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर इन अ नॉर्मल कॉन्वर्सेशन विद सम हायर अप, कि जहाँ पे हम यूजुअली नर्वस होते हैं क्योंकि सब ऑर्डिनेट्स के साथ हम बड़े तगड़े होते हैं, उनका बड़ा अच्छा उनके सामने बात कर लेते हैं, या अपने कॉलीग्स के साथ भी बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन जो सीनियर लेवल जहाँ पे हम हमारी इनसिक्योरिटीज़ वो जंप इन करती हैं ना, यहाँ पे कंपैरिजन जंप इन करता है, वहाँ पे हम डरना शुरू कर देते हैं। उस सिचुएशन के अंदर अपने आप को ऑब्जर्व करना शुरू कर दें। अगर आपको लग रहा है कि मेरी ज़ुबान कांपना शुरू, डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं, कभी किसी के हाथ कांपते हैं, पैल्पिटेशन होती है, किसी को स्वेट आना शुरू होता है, किसी की ज़ुबान लड़खड़ाना शुरू कर देती है, किसी को अल्फाज के तलफ़्फ़ुज़ में मसला हो जाता है, किसी के यहाँ पे ये जगह खुश्क होनी शुरू हो जाती है, किसी की टांगें कांपना शुरू हो जाती हैं, या किसी को यहाँ खारिश शुरू हो जाती है, या किसी को यहाँ पे घुटन होती है, वो ही वांट सम एयर। आप देखे होंगे नर्वसनेस में पीपल वांट सम एयर। सो एंड पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ एनी ऑफ दिस। वो क्योंकि इतने नर्वस होते हैं, वो अवेयर ही नहीं होते कि मेरी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है। जब तक आप अवेयर नहीं हैं कि हाउ माई बॉडी इज़ रिएक्टिंग व्हेन आई एम नर्वस, यू कैन नेवर बी एबल टू चैनलाइज दैट। कंट्रोल तो कभी भी करने की कोशिश नहीं करनी, नहीं तो यू विल गो इनसेन इफ़ यू ट्राई टू कंट्रोल। ये क्या पैल्पिटेशन हो रही है तो मैं इसको कंट्रोल करना है, नहीं, कंट्रोल कभी भी नहीं करना। यू बिकम फ्रेंड्स विद नर्वसनेस, यू बिकम फ्रेंड विद एंग्जाइटी, जो भी छोटी मोटी एंग्जाइटी। मैं अगर नहीं मैं भी आपको बताऊँ, एंग्जाइटी तो इतने मज़े की चीज़ है, इट गिव्स मी अ मैसेज कि आई एम डूइंग समथिंग दैट इज़ आउट ऑफ माई कम्फर्ट जोन, दैट मीन्स आई एम ग्रोइंग। अब इतने ज़्यादा क्योंकि वो स्पीचेस कर करके लोगों के सामने, सेशंस कर करके, ट्रेनिंग्स कर करके, अब मेरा वैसे तो अभी भी आई गेट नर्वस, बट किसी हद तक वो नर्वसनेस कम होना शुरू हो जाती है बाय टाइम। वैसे तो मैं लोगों को कभी नहीं कहता कि कम हो गई है, क्योंकि लोग ये ना समझना शुरू कर दें यार मेरी तो कम नहीं हो रही, हमेशा रहती है, नर्वसनेस इज ऑलवेज देयर। लेकिन But how do you control that? Because no, I don't control that. I get excited. I tell I'll come to that part. What I do is I tell myself that means I'm doing something that is out of my comfort zone, and this tells me that I'm going to be a better person after this ends. क्योंकि अब मैंने वो काम किया है जो मेरी कंफर्ट जोन से बाहर है, और जितना आप कंफर्ट जोन से बाहर जाते हैं उतनी कंफर्ट जोन आपकी एक्सपैंड होना शुरू हो जाती है, उतनी चीज़ें आपकी कंफर्ट। जैसे मैंने कहा कि मैं कर करके ना, अब मैं फॉर एग्जांपल मैं टोस्ट मास्टर में अब नर्वस होना ख़त्म हो चुका है, तो मुझे अब वहाँ पे मज़ा भी कम आना शुरू हो गया। मैं कहता हूँ कि यार कोई ऐसी चीज़ हो जिसमें मैं थोड़ा नर्वस तो हूँ, जिससे मेरा हार्ट बीट तेज़ हो, कोई लार्जर ऑडियंस हो या कोई डिफ़िकल्ट ऑडियंस हो। नाउ आई वॉन्ट दैट बिकॉज इट इज़ लाइक एडिक्शन, इट इज़ अ ब्यूटिफुल थिंग। Anxiety is beautiful. It's a indication that Naeem is growing, that Numan is growing. If you're not feeling uncomfortable, that means that you are staying where you are. Yeah, where you were 1 year before. So whenever you feel nervous, observe yourself, observe what is happening. And when you observe yourself, जितना ज़्यादा आपका दिमाग उसको ऑब्जर्व करेगा, उतना ज़्यादा आप उसके साथ इनकम्फर्ट आना शुरू हो जाएंगे। आहिस्ता यू विल सी के नाउ आई एम गेटिंग कंफर्टेबल विद दिस एंग्जाइटी थिंग। नाउ दैट विल नॉट बी, क्योंकि जैसे ही आपको अभी एंग्जाइटी होती है और आप उसको फ़ौरन से एकदम और ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं कि मैं नर्वस क्यों हो रहा हूँ, मैं नर्वस क्यों हो रहा हूँ का सोच के आप और नर्वस होते हैं, और ये लूप मुझे एंग्जाइटी क्यों हो रही है, ओह माय गॉड मुझे एंग्जाइटी हो रही है, ओह
एंग्जाइटी क्यों हो रही है का सोच के दोबारा से एंग्जाइटी होना शुरू हो जाती है और ज़्यादा शिद्दत से होना शुरू हो जाती है. रादर यू से ओके मुझे एंग्जाइटी हो रही है, मैं शायद नर्वस हूँ, इस वजह से नर्वस हूँ क्योंकि ये काम मैंने पहले नहीं किया, मैं फ़र्स्ट टाइम कर रहा हूँ. ओके हो क्या रहा है, मैं हो ये रहा है कि मैं शायद मैं बोलने में मसला होता है, अच्छा ये होता है, अच्छा मैं थोड़ा सा मेरी स्वेट भी आ रहा है मेरे फोरहेड से. जस्ट ऑब्जर्व योर सेल्फ and believe me, this is an amazing tool. If you're aware of yourself, you can be a great comfortable speaker. अच्छा, क्या आपने कभी ये एक्सपेरिमेंट किया है? मुझे मेरे एक उस्ताद थे, उन्होंने कहा ना, जब आप किसी स्टेज पर जाओ ना और आपने आवाम को मुखातिब करना हो, 10 लोग बैठे हों, 100 लोग बैठे हों, आई डोंट नो वेदर हाउ मुझे ये बताते हुए हंसी भी आ रही है. उन्होंने मुझे कहा कि यार जितने लोग भी बैठे हो, तुम स्टेज पर गए, तुम्हें बात करनी है, तो मैं समझ ये सारे जो है ना गोपी हैं, बंद गोपी हैं, इनको कुछ भी नहीं पता. अच्छा. तुम ये सोचो कि तुम एक खेत में खड़े हो सही है, खेत में ऊपर जगह पे खड़े हो और बस तुमने जो बात, जिस बात के लिए तुम स्टेज पर, वो बात तुमने करनी है और तुमने ये समझना ही नहीं है कि इंसान के बच्चे हैं, ये कोई फ्रूट सब्जी है कि तुम उससे बात कर रहे हो. हाँ, मैंने किया है. आई डोंट नो, समहाउ शायद मैं कंफर्टेबल होता हूँ स्टेज पे, या मे बी शायद मुझे कोई चैलेंजिंग टॉपिक अभी तक नहीं दिया गया. मे बी दैट इज़ द रीज़न कि आई एम कंफर्टेबल, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन आई एम इनवाइटेड ओवर टू टॉक एट अ सर्टेन इवेंट या कोई ऑर्गेनाइजेशन, तो मुझे मेरी फील्ड से बुलाती है ना, ई कॉमर्स की जो फील्ड, वो तो मुझे 10 साल से कर रहे हैं, तो उसमें तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं है. How difficult question you want to throw at me, just go ahead and do that and I'm comfortable, because 10 साल हो गए हैं तो वो, लेकिन that is why I'm not comfortable. Maybe शायद कोई ऐसा टॉपिक हो, शायद मुझे मेडिकल साइंसेस पर कोई बात करनी हो, लॉन्गजेविटी पर बात करनी हो, या न्यूट्रिशन पर बात करनी हो, पॉलिटिक्स पर बात करनी हो, जिसमें मेरा शायद इतना अबूर ना हो. मे बी एट दैट टाइम यू गेट नर्वस ऑन स्टेज कि यार मुझसे कोई ऐसा Q&A में कोई ऐसा सवाल ना पूछना जो कि मुझे ना पता हो. बट डू यू थिंक के, बिकॉज यू मैंशन के नंबर 1, जितनी गलतियां करनी है कर लो, लोग क्या कहेंगे, ज़्यादा हंस लेंगे, ताने मार लेंगे, अरे यार तेरा ये कौन सा एक्सेंट में बोल रहा है भाई, अपने एक्सेंट में बोल, क्या अमेरिकन और ब्रिटिश एक्सेंट लगा रखा है. दूसरा, नर्वस होना है, नॉर्मल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हर बंदा नर्वस होता है. जब भी कोई भी बंदा पहली मरतबा कोई काम करता है तो इट्स नॉट रॉकेट साइंस, नर्वस हो जाओ. लेकिन नर्वस की वजह से मज़ीद नर्वस होना, वो एक स्पायरली ड्रैग करना मजीद अपने आप पे, तो ये ना करो. नर्वस हूँ, एक्सेप्ट कर लो, डोंट वरी अबाउट. तो दीज टू आर सम ऑफ यू थिंक आर वेरी इंपॉर्टेंट. गलतियां भी करो और नर्वसनेस की डेफिनेशन चेंज करो. कहो कि ये ना कहो कि इट इज़ समथिंग बैड. बी फ्रेंड्स विद नर्वसनेस, बी फ्रेंड्स विद एंग्जाइटी. इट इज़ अ इंडिकेशन दैट यू आर डूइंग समथिंग ग्रेट, that you are growing, that you are expanding, and whenever there is growth there is pain attached to it. A butterfly, when she needs wings, she has to go through a difficult process. Larva को वो चीरते हुए अपनी outer shell, वहाँ से वो निकलती है, then she gets the wings and then she flies. So in order you to fly and be better, you got to experience that painful process. And while you're experiencing that painful process, enjoy it rather be more fearful about it कि यार ये क्या, मैं तो नर्वस हो रहा हूँ, यार ये क्या, ये तो एंग्जाइटी है. टेल योरसेल्फ, उसकी डेफिनेशन अपने माइंड में चेंज करें, यार दिस इज समथिंग गुड, आई शुड बी प्राउड ऑफ माई सेल्फ दैट आज मैं नर्वस था. इसका मतलब कि मैं कुछ बेहतर डायरेक्शन में जा रहा हूं. समथिंग न्यू. यस. व्हाट इज द थर्ड पिलर यू वुड से इज इंपॉर्टेंट फॉर अ गुड कम्युनिकेशन? सेल्फ डेफिनेशन. अच्छा, आपकी मज़े की बात है, मैं कोई भी अभी टेक्निकल बात नहीं कर रहा, वो ना मैं बता रहा हूँ स्ट्रक्चर, ना मैं बता रहा हूँ ये मॉडल या कुछ, और मैं उसमें अभी शायद हमारे पास इतना टाइम भी ना हो गया मैं इसमें जाऊँ. मैं आपको प्री रिक्विजिट्स बता रहा हूँ, और शायद ये बातें शायद क्लीशे भी हैं, लेकिन कभी कभी क्लीशे बातें भी उनके अंदर इतनी बड़ी लर्निंग होती है कि हमने उनको क्लीशे समझ के ना, हमने उनका जो एसेंस है वो सही तरह से समझा हुआ ही नहीं होता. सो तीसरी चीज़ जो मैं कहूँगा वो ये है कि योर सेल्फ डेफिनेशन. हाउ डू यू डिफाइन योर सेल्फ? Again, if that definition is that I am a loser, yeah, I am just an ordinary person, मैं तो एक हारा हुआ इंसान हूँ, यार मुझे कौन सुनेगा, मैं तो एक आम आदमी हूँ, मैं तो एक ये हूँ, मैं तो वो हूँ, मेरे पास तो इतना एक्सपीरियंस नहीं है, शायद मैं डिज़र्व ही नहीं करता कॉन्फिडेंट होना, या मेरी जो कॉन्फिडेंस है उसकी बेस हो कि मेरे मटीरियल्स या कुछ इस तरह की कुछ उसकी बेसिस हों, तो कि ये सब मेरे पास आएगा तो मैं कॉन्फिडेंट, मेरे पास पैसा आएगा तो मैं कॉन्फिडेंट हूँगा. दैट इज़ वेरी रॉन्ग. हैव अ सेल्फ डेफिनेशन
derived from your future aspiration. I want audience to understand this. Okay? Have a self-definition derived or crafted from your future aspiration. This is what I want to become. Instead of you aspiring this to become, you become it today. You start acting like that person. If you want to be a great businessman, you start acting like even though you don't have a single pen in your pocket. You close your eyes and you visualize, और आप देखो कि यार जब मैं अमीर हूँगा और जब मेरे पास ये वाली गाड़ी होगी और ये वाला घर होगा तो उस वक्त मेरी क्या फीलिंग्स होंगी, किस किस्म के लोगों में मैं उठूँगा बैठूँगा, एंड फास्ट फॉरवर्ड बैक टू नाउ. वही फीलिंग्स अभी के लिए ले आओ. Yes. And visualization is a great tool. You can experience anything in the world by just sitting in your room. लोग कहते हैं ना कि यार प्रैक्टिस कहाँ पे करें. मैं कहता हूँ अपने बंद कमरे में प्रैक्टिस करो. वो कहते हैं कि वहाँ पे तो कोई ऑडियंस ही नहीं है. मैं कहता हूँ ऑडियंस लेके आओ. वहाँ पे तो तुम पूरा स्टेडियम खड़ा कर दो, आंखें बंद करो. या even visualize that there are hundreds of people sitting here and I am standing here and I am talking to that massive crowd. Practice there. एंड विजुअलाइजेशन में एक बात बताऊँ, दिमाग जो है ना हमारा बहुत इजीली हम उसे ट्रिक भी कर सकते हैं. जब आप विजुअलाइजेशन करते हैं ना तो ब्रेन को उसका फ़र्क नहीं पता होता रियलिटी है या विजुअलाइजेशन है. जब आप एक्चुअल में उस सिचुएशन में जाते हैं तो ब्रेन को फिर शॉक नहीं लगता. उसे होता है कि ये तो मैं पहले एक्सपीरियंस कर चुका हूँ. हालांकि हो सकता है वो रियल वर्ल्ड में आप फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल इफ आई आस्क माई ऑडियंस टू क्लोज देयर आइज फॉर अ मोमेंट एंड इमेजिन दैट दे आर sitting across a beach, the cold breezes touching their face, and it is very refreshing. Cold breezes touching their arms, their fingers, their feet. They are bare feet, and their feet is touching the water. They are feeling little cold in their feet. Now, open your eyes. Now, through that experience, you might have felt that you are actually sitting across a beach. You might have felt that temptation, that feeling when a cold breeze touches your face. Even if I ask you to close your eyes and go to Nathia Gali or Murray, or imagine that you are standing on a rooftop in a humongous building, 32 floors or 24 floors, you can do that by just closing your eyes, by just visualizing. And brain does not know what is the difference between both. So you visualize. Make your room, personal space, your laboratory where you test yourself. ये जो इंटरव्यूज है ना ये मैंने अपने कमरे में बहुत दिए हैं. मैं तो पता नहीं किस को दे चुका हूँ. अच्छा. किस से मिल चुका. मैं तो पता नहीं क्या कोई पता नहीं क्या नेशनल चैंपियन जब मैं बना ना तो मैं बनने से पहले पता नहीं 2 साल पहले ही मैं उसकी वो स्पीच दे चुका था कि जब विनिंग स्पीच होगी तो मैं क्या स्पीच दूंगा. सो मेरे अक्सर वो वालिद साहब भी ना परेशान हो जाते हैं कभी कभी कि यार तुम ये क्या रात को 1 बजे आवाज़ें आ रही होती तुम्हारे कमरे से. मैं कहता हूँ परेशान ना वगैरह मैं वैसे अपनी कुछ तो मैं आई यूज्ड टू अ लॉट ऑफ रिहर्सल्स एंड प्रैक्टिस एंड स्पीकिंग इन ऑर्डर मी फॉर टू प्रिपेयर फॉर द रियल एक्सपीरियंसेस. So dedication and determination is very important, right? Yeah. Practice makes a man perfect. वैसे ही तो नहीं बोलते हैं. Yes. So self-definition was the third one. What's the fourth one? Fourth, what could be fourth? Do you think a good vocabulary is like essential for a good communication? All right. So vocabulary से अगर बेहतर मैं कहूँ तो language is very essential. Very essential. क्योंकि देखें मैंने कहा कि वो पेंटर होता है, वो उसके दिमाग में पिक्चर होती है, उसने आपके दिमाग में क्रिएट करनी होती है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कहूँ कि think of a red rabbit. हाँ. Now imagine that little red cute rabbit has little fairy wings. Now imagine that red rabbit with fairy wings is flying in the sky. Everything is happening in my head right now. Now imagine what is happening. Something that does not exist in the real world is happened to exist in your mind by my words. Now see what happened. बेशक ये चीज़ दुनिया में पहले हुई नहीं है और आपने देखी हुई भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपने अपने दिमाग में क्रिएट की. क्यों? क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने रंग इस्तेमाल किया रेड. आपने पहले देखा हुआ?
रेड कलर देखा हुआ है? रेड कलर देखा हुआ, देखा मैं हुआ। समझा आप कह रहे हैं रेड रैबिट। No, 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 red rabbit नहीं देखा हुआ। बिल्कुल रैबिट भी देखा हुआ है, बिल्कुल भी देखा हुआ। विंग्स भी देखे हुए हैं, बिल्कुल आसमान भी देखे हुए हैं, हाँ। उड़ती हुई कोई चीज़ भी देखी हुई है। हाँ अब ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में पहले से एग्जिस्ट करती थी, मैंने उनको जोड़ तोड़ के कोई आपके दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट कर दी। लेकिन अगर अब मैं यहाँ पे आपको कहूँ कोई ऐसा लफ्ज़ कहूँ कि थिंक ऑफ फलाना लफ्ज़ दैट जिसका कोई इमेज नहीं है आपके दिमाग में, तो वी विल नॉट बी एबल टू आई कनेक्ट, विल गो ब्लैंक। यू विल गो ब्लैंक। या मैं यहाँ पे आप तो पश्तो खैर जानते हैं, अगर मैं यहाँ पे सिंधी में कोई बात कर दूँ तो आपके दिमाग में बिल्कुल। कन्फ्यूजन के अलावा कुछ पिक्चर नहीं क्रिएट होगी। हाँ सो लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये पता होना चाहिए कि मेरी ऑडियंस की जो फील्ड है, लैंग्वेज की फील्ड है, वो क्या है। आपके दिमाग में एक लैंग्वेज की फील्ड थी जिससे मैंने कुछ लफ्ज़ चूज़ पिक किए और उनको जोड़ के कुछ बनाया। तो आपको बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि मेरी ऑडियंस को कौन सी लिंगो, बेसिक लिंगो उनको आती है, जिसको जोड़ तोड़ के मैंने उनके दिमाग में पिक्चर। अब मेरे सामने एक ऐसी ऑडियंस बैठी हुई है जिसको पश्तो के अलावा कुछ नहीं आता, तो मैं वहाँ जाके उर्दू में पूरा लेक्चर दे दूंगा और शायद बहुत ज़बरदस्त किस्म का कंटेंट लेके आऊँगा। आई एम यूजलेस बिकॉज मेरा मैसेज तो कम्युनिकेट ही नहीं होगा। जो मेन मकसद होता है ना, वो कहते हैं कि स्टाइल विदाउट सब्सटेंस इज़ ऑफुल। मतलब कि सिर्फ स्टाइल हो और बीच में सब्सटेंस ना हो, दैट इज़ यूजलेस, दैट इज़ ऑफुल। सो आई नीड टू नो कि मेरी ऑडियंस की लिंगो क्या है, वो कौन से लफ्ज़ उनके दिमाग में ऑलरेडी होंगे, उन लफ्ज़ों से जोड़ तोड़ के मैं अपना मैसेज उन तक, उनके दिमागों में क्रिएट करूँ। क्योंकि हर लफ्ज़ का कोई ना कोई पिक्चर उनके दिमाग में क्रिएट होनी चाहिए। जैसे जैसे हम बोलते हैं ना, तस्वीरें क्रिएट होती हैं और बड़ी स्पेसिफिक होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई आस्क यू टू थिंक ऑफ अ डॉग, व्हाट कम्स टू योर माइंड? अ डॉग। कौन सी नस्ल का आ रहा है? अभी तो मैंने तो गली वाले गली वाले ठीक है, एक स्ट्रे कुत्ता आपके जहन में है। फॉर एग्जाम्पल, इफ नाउ आई आस्क यू थिंक ऑफ अ जर्मन शेफर्ड, हाँ नाउ अ जर्मन शेफर्ड कम्स टू योर माइंड। यस। अभी मैंने जब पहले कहा कि थिंक ऑफ अ डॉग, प्रॉब्ली मेरे दिमाग में कोई लेब्राडोर की तस्वीर हो, लेकिन आपके दिमाग में एक स्ट्रे डॉग आया है। क्यों? क्योंकि आपने कहा कि मैंने ज़्यादा वो देखे हुए हैं। हर जगह पे होते हैं। हर जगह पे होते हैं। सो आपने, क्योंकि मैं इतना स्पेसिफिक नहीं था, तो आपने अपने दिमाग में जो एक्सपीरियंसेस के फ़िल्टर लगाए हुए हैं, जो आपकी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस है, तो आपने अपनी मर्ज़ी से कुछ सोच लिया। सो अगर मेरी तरफ से लफ्ज़ों की क्लैरिटी नहीं होगी, अल्फाजों की क्लैरिटी नहीं होगी, तो फिर आप अपने दिमाग में अजीब सी तस्वीर बना रहे होंगे। वो तस्वीर नहीं है जो मैं चाह रहा था। आप दिमाग, हम कहते हैं ना, वो जो मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, तो मैंने क्या कहा था, तुमने तो कैसे ये समझ लिया? वो कहती नहीं, तुमने तो ये कहा था, नहीं मैंने तो ये नहीं कहा था। सो प्रॉबेबली जो मसला होता है वो रिसीवर के एंड पे नहीं, जो गिवर होता है उसके एंड पे ज़्यादा होता है कि शायद आपने इतनी क्लैरिटी से वो पिक्चर बनाई नहीं है जो आपके दिमाग में थी। उसने तो अपने एक्सपीरियंसेस के फ़िल्टर लगाए हुए हैं, जिससे वो फ़िल्टर करके व्हाटएवर ही और शी wants to paint, वो उसी तरह से पेंट। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई आस्क यू थिंक ऑफ अ हाउस, तो आपके दिमाग में वो घर आ रहा होगा जो शायद आपने बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली देखा हुआ, या आपको कोई ड्रीम हाउस है या जिसमें आप रहते हैं, कोई भी इस तरह का घर आ रहा होगा। बट अगर मैं आपको स्पेसिफिकेशन देना शुरू कर दूं कि थिंक ऑफ अ हाउस विच इज़ एट अ हिल टॉप, जो इतने फ्लोर का है, इतना उसका सामने एरिया है, ग्रीन बेल्ट है, और जो पाम ट्रीज़ लगे हुए हैं गेट्स के दोनों तरफ, और ब्ला ब्ला ब्ला, जितनी मैं ज़्यादा डिटेल्स दूंगा उतनी क्लैरिटी से आप तक मैं वो घर पहुंचाऊंगा जो मेरे दिमाग के अंदर है। सो लैंग्वेज एंड वर्ड्स प्ले अ ह्यूज पार्ट। वर्ड्स तो बहुत, वो मैं लास्ट टाइम भी एक सेशन में मैंने ये बात की कि अल्फाज तो दे कैन ब्रिंग रेवोल्यूशन। आपको पता है जो फ्रेंच क्वीन थी, फ्रेंच क्वीन के पास कुछ लोग आके कहते हैं कि क्वीन, डू यू नो दैट वी हैव पीपल हु आर डाइंग विद हंगर, दे आर स्टारविंग। तो क्वीन का जवाब क्या आता है? वो कहती है कि लेट देम ईट ब्रेड। That one sentence was enough to bring French Revolution. People came out. It was enough for people to realize that she does not even care about us. कि उसने सिर्फ कुछ अल्फाज जोड़ के बोले कि let them eat bread, जिस मूड में भी उसने कहा, but that was enough to bring French Revolution that has made a dent in the history. इसी तरह से बहुत और, अगर हम अपने करंट एक्स प्राइम मिनिस्टर की अगर बात करें, तो कुछ ऐसे अल्फाज का चुनाव हुआ जो इतने कॉमन बन गए, इतना एक स्ट्रॉन्ग नैरेटिव जिन्होंने बिल्ड कर लिया, एंड इट ऑल हैपेंड बिकॉज ऑफ फ्यू वर्ड्स दैट ही चोज। अभी उन्हीं की जो कैंपेन है, अभी जो 2023 में इलेक्शन होंगे, क्या है उनके हर, आप जो भी जलसे जुलूस होते हैं, क्या है वो? दाखिलत है,
कुछ अल्फाजों की आप रेपिटेशन देखेंगे बहुत देखेंगे बार बार, वो क्या हो रहा है, इम्पोर्टेड हुकूमत है, इम्पोर्टेड हुकूमत है, एब्सोल्युटली नॉट है, इंटरफेरेंस है, एब्सोल्युटली नॉट है, हम गुलाम नहीं है, गुलामी को बहुत ज़्यादा हाँ सेम रिपीटिशन हो रही है, राइट, आई एग्री विद यू. सो इट्स नॉट अबाउट द वोकैबुलरी, इट्स यूजिंग द राइट वर्ड्स in front of the right of the respective audience. Yes, you know कि मेरी ऑडियंस कौन है, कौन सा ऐसा लफ्ज़ है जो इनके इमोशंस के साथ खेल सकता है या इनके इमोशन को जगा सकता है या हिला सकता है. सो यू यूज़ दोज काइंड ऑफ वर्ड्स. अभी यहाँ पे अगर उनके बजाय कोई सही महंगे वाले अल्फाज इस्तेमाल अंग्रेजी के हुए तो शायद ऑडियंस को जाके दिलों को ना टच करते. तो आपने देखा होगा वो फिर हम ये भी कहते हैं थोड़ा इस्लामी टच दे दें. तो इस्लामिक टच जो है वो अनफॉर्चुनेटली वो टच इसीलिए है कि शायद हम एक बड़े रिलीजियस लोग हैं, वी लव आवर रिलीजन. सो प्रॉबेबली जब कोई उन अल्फाजों का इस्तेमाल करेगा जो हमारे रिलीजियस वैल्यूज़ के साथ we uphold those values, तो शायद हम ज़्यादा हमारे इमोशंस मूव होंगे. So this is how we play with words. And every political leader you see, जब इंडिया में भी नरेंद्र मोदी की कैंपेन होती है तो उसमें कुछ अल्फाजों को जोड़ तोड़ के कुछ स्लोगन्स बनाए जाते हैं. अब की बार मोदी सरकार. नाउ बड़ी सिंपल लफ्ज़ हैं लेकिन वो इतने वायरल होते हैं. इसी तरह से लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन. नाउ दैट वाज वेरी पावरफुल चॉइस ऑफ वर्ड्स जिसको जोड़ के लोगों के इमोशंस को वो यूज़ किया गया, ड्राइव किया गया. So we have always been using words in order to move people, or words can do wonders. What do you think, like your communication skills got so improved, and what role any of the things that you did along the way, कि आपने क्या किया या आप कौन से इंस्टीट्यूट गए, and especially about the Toastmaster experience, what experiences played a part to make you who you are today when it comes to like your communication skills and public speaking and even in the sales language as well, जिसको हम sales persuasive language बोलेंगे, सही है, persuasive marketing. So what played its part? One thing that was of a huge importance in making me a better person, I'm not a perfect person, I'm not a guru yet, I'm just a learner, I'm just a person who is very curious about humans being feared. जैसे से पब्लिक स्पीकिंग के बारे में एक फैक्ट है जो कि शायद आपको पता है तो इतनी हैरानगी नहीं होगी कि the number one thing that humans fear is public speaking. And death is still the number 2. अच्छा, मौत से ज़्यादा खौफ लोगों को है लोगों के सामने बोलने का. तो ये स्टार्ट जब मैंने सुना, it has startled my mind that why do we fear people so much? So this made me so much curious to understand humans and understand those people who have managed to be a great speakers in the history. So I analyzed what they have been doing, कि वो क्या gestures क्या होते हैं उनके, वो किन अल्फाजों का चुनाव करते हैं, या वो उन्होंने कैंपेन में क्या चीज़ की, या जो रेवोल्यूशंस आई उसमें जो बड़ी स्पीचेस जैसे मार्टिन लूथर किंग जूनियर की बड़ी फेमस स्पीच है that has bring everybody together against racial discrimination in अमेरिका 1920s की बात है. आई एम नॉट श्योर द डेट, मैं भूल चुका हूँ, लेकिन वो I have a dream of a dreamland where people will not be judged by the color of their skin but by the content of their character. I have a dream today, and I have a dream of a dreamland where probably I will not be there but my kids and grandkids will live there. I have a dream today. I have a dream today. I have a dream today. बार इसकी repetition हुई. बड़ा strong statement, बड़ा strong अल्फाज थे. That has brought everybody, whites को भी जिसने बाहर ले आया, जो सियाह फाम लोग थे उनको भी बाहर ले आया कि भाई ये क्या है कि हम रंगत की बुनियाद पे हमें ये कहा जा रहा है कि तुमने कैफ़ेज़ में बैठना नहीं है, तुमने बसों में नहीं बैठना, तुमने जो है वो घोड़ों पे सवारी नहीं करनी just because you are black. So वो एक बंदा की पब्लिक स्पीकिंग है, उसकी एक स्पीच वाज इनफ टू मेक पीपल रियलाइज दैट व्हाट इज हैपनिंग, वी नीड टू चेंज. एंड वी हैव सीन दैट ओबामा बिकमिंग 2 times एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट बीइंग अ ब्लैक मैन. सो ये इतनी तो मुझे इस चीज़ ने क्यूरियस किया कि लोग जो अच्छे स्पीकर्स हैं, व्हाट डू दे डू. So I started to do research on my own
और उसके बाद और लोगों ने भी उन पर रिसर्च की हुई, प्रॉपर ब्रेक डाउन किया हुआ कि इसने ये बात की तो क्यों कि इसके पीछे क्या लॉजिक है। और उसके अलावा फिर टोस्ट मास्टर्स एज यू मैंशन, आई केम टू रियलाइज उसी जर्नी, उसी क्यूरोसिटी में मुझे टोस्ट मास्टर का पता लगा। टोस्ट मास्टर के फिर मैंने वर्ल्ड चैम्पियंस जो नेशनल इंटरनेशनल चैम्पियंस होते हैं उनकी स्पीचेस देखी, किस तरह से वो अपने मैसेज को क्राफ्ट कर रहे हैं। कोई बंदा अगर कोई बात कोई भी स्पीच देता है तो आई बिकम वेरी क्यूरियस कि किस तरह से अपने मुद्दे को लोगों तक पहुंचा रहा है। जैसे से एक बड़ी ज़बरदस्त केस स्टडी आपके सामने ही हुई होगी कि ग्लोबल वार्मिंग इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इश्यूज दैट ह्यूमन इज़ फेसिंग राइट नाउ, वन ऑफ द बिगेस्ट इशू। एंड इफ़ यू गो इनटू स्टैट्स you will be frightened to your bones to know that what catastrophic events are waiting for us in the future. It is very bad, very scary future that is waiting ahead of us. जो ये ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और क्लाइमेट चेंज हो रहा है और बहुत ज़्यादा चीज़ें तो हमारे सामने हो रही हैं। हमने इस तरह की कभी गर्मियाँ या इस तरह की अचानक से सर्दी आते हुए या बीच में मौसमों के गायब होते हुए हमने नहीं देखा था, और हम अब चीज़ें देख रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि साइंसदानों ने इस पर रिसर्च नहीं की? कितनी टीम्स बैठी हुई हैं, कोई जाके वो ग्लेशियर्स के अंदर टीमें बैठी हुई हैं, वो वहाँ पे ग्लेशियर्स को स्टडी कर रही हैं, रिसर्चेस कर रही हैं, कितने डेकेड्स इन पे रिसर्च हो रही है। लेकिन मसला ये है कि वो जो साइंसदान, वो जो 60-70 साल की उम्र का है, वो रिसर्च तो उससे सारी कर ली है, उससे पता भी लग गया कि कितना बड़ा ख़तरा हमारा वेट कर रहा है, लेकिन वो उस ख़तरे को कम्युनिकेट ही नहीं कर पाया। वो टीवी पे आता है, आके बैठता है, वो डेटा खोल के बैठता है और बताता है कि जी ग्लेशियर इतना मेल्ट हो गया है और ये आने वाला है, और ये उसके अंदर वो सलाहियत ही नहीं है उस फियर को कम्युनिकेट कर सके और लोगों को रियलाइज़ करा सके कि भैया इतना बड़ा मसला इज़ अवेटिंग फॉर अस जस्ट बिकॉज ऑफ दीज फ्यू कैपिटलिस्ट्स जो 1% ऑफ द सोसाइटी है। इनकी वजह से पूरा हमारी ह्यूमन स्पीशी जो है वो स्टेक के ऊपर है। They have not managed to communicate that. But on the other hand, there is a young lady named Greta Thunberg, if I'm not wrong, Greta Thunberg. वो आती है और वो आके एक तकरीर करती है कि how dare you play with my future? How dare you put my future at stake? वो उसकी एक स्पीच इतनी वायरल होती है कि हर बंदा, हर बड़े बड़े ऑफिसेज में उसको बुलाया जा रहा है एज अ क्लाइमेट चेंज एम्बेसडर, जिसकी कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है बाय द वे. She is not expert at climate change, but yet she has managed to communicate the importance and the fear to general masses that has brought everybody, that has brought attention to everybody that it is such a huge issue. So communication जो है इस तरह से I become curious to understand कि कैसे लोग जो है वो कुछ लोग नहीं कर पा रहे और कुछ लोग कर पा रहे हैं अपना मैसेज. वो कर क्या रहे हैं ऐसा कि जिससे वो effectively अपनी बात को communicate करते हैं. So curiosity was number one, and then second, if I talk about any organization, Toastmasters has helped me, and Toastmasters was a place that has been a lab for me, laboratory for me, where I went and I tested all the formulas and all the philosophies and all the things that I have learned and I have realized through my research. मैंने उसको टेस्टर मारा लोग, क्योंकि मुझे मेरे सामने ऑडियंस बैठी हुई है, टोस्टमास्टर ने मुझे दी है, एक अदर स्टेज मुझे टोस्टमास्टर ने दे दिया, तो वहाँ जाके मैं जो मर्ज़ी एक्सपेरिमेंट्स करूँ. तो वो मुझे बड़ा अच्छा एक टाइम मिल गया जिसमें मैंने कोई 3-4 साल जो है वहाँ पे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स दिए, डिफरेंट स्पीचेस दी, डिफरेंट सेशंस दिए, जिस पे मुझे फीडबैक भी मिलते रहे, साथ साथ फीडबैक को इम्प्लीमेंट किया. सो दिस इज़ हाउ. बट डिड टोस्टमास्टर गिव यू द फ्रेमवर्क्स, the organizational structure of communication? So whatever frameworks that I use, वो बेशक मेरे बनाए हुए हैं, लेकिन मैं कभी भी क्लेम नहीं करता कि ये मेरे हैं, बिकॉज़ ये सारा कुछ मैंने पता नहीं कहाँ से सीखा है, किसका क्या सीखा, किसी की कौन सी किताब से सीखा. डेल कार्नेगी इज़ one of my gurus that has taught me so much, even though he's not alive in this world, but he's yet very much alive. Through his videos and books? वीडियोस तो बहुत कम है, लेकिन उनकी किताबें बहुत ज़्यादा हैं. डेल कार्नेगी की, उसको उस टाइम का पब्लिक स्पीकिंग का गुरु माना जाता है. और बड़ी ज़बरदस्त बात यह है कि आज के इतने जदीद दौर में भी अगर आप उनकी किताबें पढ़ें तो आपको बहुत फ़ायदा होगा. तो उनकी कुछ चीज़ें, कुछ किसी और की चीज़ें, कुछ किसी स्पीकर की बताए, वो सारा जोड़ तोड़ के कुछ मॉडल्स मैंने बनाए हुए हैं जो मैंने ख़ुद इस्तेमाल किए. काफ़ी गलत भी बनाए जो शायद काम नहीं करते, फिर जो कुछ बनाए जो काम किए, जो मैंने टेस्ट भी किया, जिन्होंने मुझे रिजल्ट्स भी दिए. सो वो चीज़ें हैं. बाकी टोस्टमास्टर ये है, टोस्टमास्टर आपको एक डायरेक्शन दे देता है. वो आपको कुछ प्रोजेक्ट्स देगा कि आपने ये प्रोजेक्ट करना है, ये प्रोजेक्ट इस तरीके से करना है, लेकिन वो करना आपने ख़ुद है.
उसमें कुछ सीनियर टोस्ट मास्टर्स होते हैं, सीजनड लोग होते हैं जो 10 सालों से भी वहाँ पे मौजूद हैं. वो आपको हेल्प करते हैं कि भाई तुमने यू वर स्टैंडिंग ऑन वन फीट, यू वर नॉट यूजिंग योर हैंड्स, यू वर कॉन्स्टेंटली मूविंग ऑन द स्टेज, दैट वाज नॉट वेरी अप्रोप्रिएट. बहुत बहुत अच्छे तरीके से एवेल्यूशन देते हैं. वो आपको इस तरह भी नहीं देते कि आप डिस्करेज हो जाएं कि वो अगले दिन आपके यार मैंने तो जाना ही नहीं है. So very very conducive environment. They use sandwich approach where they appreciate you and then give a critical feedback and then appreciate you again so that you become and stay motivated and come again, deliver more speeches and learn more. जस्ट अलोन टोस्ट मास्टर ना, डेल कार्नेगी, अनफॉर्चुनेट है कि हमारी सोसाइटी में लोग किताबें भी नहीं पढ़ते ना, प्रॉब्लम ये है. और जहाँ तक कंटेंट कंजम्पशन की बात है सोशल मीडिया पे या इवन आप वीडियोस को अगर देख लो तो एंटरटेनमेंट साइड पर लोग ज़्यादातर प्रेफर करते हैं ना एंटरटेनमेंट. इंफॉर्मेशनल वीडियोस लोग कम देखते हैं. सही. डू यू थिंक अगर सिर्फ लोग जो हैं ये टोस्ट मास्टर के प्लेटफॉर्म पे जाएं एंड दे वांट बेटर एट देयर कम्युनिकेशन स्किल, हाउ मच इट कैन हेल्प यू जस्ट अलोन टोस्ट मास्टर? लाइक ज़ाहिर बात है वो आपको असाइनमेंट्स देंगे, प्रोजेक्ट्स देंगे, वहाँ पे एक टीम होगी. टीम क्या, आप ही जैसे लोग होंगे लेकिन उनमें सीजन्ड एक्सपीरियंस्ड ऑरेटर्स भी होंगे, स्पीकर्स भी होंगे जो कि आपको हेल्प आउट करेंगे थ्रू आउट द प्रोसेस. बट हाउ मच डू यू थिंक just alone from the Toastmaster environment you can learn if somebody join that club, that platform? and आपको डेल करने की कभी नहीं पता और आपके पास टाइम भी नहीं है कि आप किताबें पढ़ो और यूट्यूब पे जाओ और मुख्तलिफ पब्लिक स्पीकिंग रिलेटेड जो है कंटेंट देखो. जस्ट टोस्टमास्टर अलोन, हाउ मच कैन इट हेल्प यू? आई ऑलवेज से दैट आई एम नॉट अ हार्ड वर्कर, आई एम अ वेरी स्मार्ट वर्कर. मैं हमेशा कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेता हूँ जो मुझे कम काम करना पड़े और ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स आ जाए. अगर टोस्टमास्टर्स की मैं बात करूँ तो टोस्टमास्टर इज़ अ सेल्फ पेस्ड प्रोग्राम वेयर यू कम, वेयर यू गेट हेल्प फ्रॉम सीजन टोस्टमास्टर्स. लेकिन आपने वहाँ पे आपकी अपनी चॉइस है कि आप जाते हैं या नहीं जाते. ठीक है, कई लोग वहाँ पे फीसें भर के भी नहीं जा रहे होते. सो इट इज़ नॉट अ इंस्ट्रक्टेड लेड कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है कि जहाँ पे आप जाएंगे कोई क्लास हो रही होगी और क्लास में आप बैठ के नोट्स बनाएंगे और सीखेंगे. वो सिर्फ आपको एक प्लेटफॉर्म देंगे, उस प्लेटफॉर्म में जाएँ, एक वो आपको पानी दे देंगे जिसमें आपने स्विमिंग सीखनी है, उसमें आप जंप करेंगे, गोते भी खाएंगे, सारा कुछ करेंगे. लेकिन मेरा जो ज़ाती अगर कहें कि एडवाइस है वो ये है कि फाइंड समबडी who can help you save your years. There are people who have been through that journey. Instead of you going and doing trial and error and then learning from your own mistakes, why don't you learn from other people's mistakes? There is Naeem who has already been there where I want to reach. और मैं बजाय इसके कि मैं 5 साल गलतियाँ करने के बाद, सीखने के बाद वहाँ पे पहुँचूँ, मैं नेम को बिठाऊँ, नेम को कहूँ आई वांट टू रीच वेयर यू आर एंड करंटली आई एम हेयर. तो नेम मुझे 1000 ऐसी बातें बता सकता है जो नेम ने खुद गलतियाँ की हैं. नेम के कहा यार ये तूने नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये और ये करना है. अब वो जो बात मुझे बता रहा है वो 5 सालों की एक्सपीरियंस की बात मुझे बता रहा है और मुझे वो शायद 10 मिनट के अंदर सीखने को मिल गई है. इसी तरह से अगर डेल कार्नेगी ने अपनी 60 साल या 70 साल ज़िंदगी में जो कुछ सीखा है, उसने पूरा एक इंस्टीट्यूट भी रन किया है पब्लिक स्पीकिंग का जो अभी तक है, बाय द वे उनके मरने के बाद पूरी एक फ्रेंचाइज है. अब उसने 60-70 सालों में कितने लोगों को कोच किया, कितने लोगों से सीखा और वो सारा कुछ वो एक किताब में दे के तुम्हें चला गया. अब तुम कितने पागल हो कि तुम खुद से सारा कुछ सीखोगे? क्यों नहीं उसकी एक किताब तुम ख़रीद के या 2 किताबें या 3 किताबों से उसके 60-70 सालों का जो एक्सपीरियंस जो तजर्बा है और कितने लोगों के एक्सपीरियंसेस का तजर्बा का मजमुआ है, व्हाई डोंट यू लर्न इट इन ओनली वन मंथ? Why you do all the hard work and go a conventional way? I don't believe in conventional ways. I always say there is another way that is for the winners and there is one way for the general masses. जो मैसेज के लिए बनाया जाता है ना, कन्वेंशनल तरीका बनाया जाता है, पढ़ो, डिग्री करो, CV बनाओ, फेंको, इंटरव्यू कॉलें आएंगी, फिर तुम्हें कहीं जॉब मिलेगी. उसके अलावा और भी बड़े तरीके होते हैं कि जब पढ़ रहे हो तो शायद नेटवर्क बिल्ड करना शुरू कर दो. इतना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क हो कि शायद तुम्हें CV बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, तुम्हें कहीं फेंकने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तुम शायद जब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होगे तो वहीं पे तुम्हारा इतना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बिल्ड हो चुका होगा, तुमने ऐसी कम्युनिटीज़ ज्वाइन कर ली होंगी जहाँ पे शायद तुम्हारी ही प्रोफेशन के बहुत सीनियर लोग ऑलरेडी वहाँ पे आते होंगे. तो शायद तुम वो जो सारा एक कन्वेंशनल प्रोसेस है उसको बाईपास करते हुए तुम वहाँ पे लैंड कर जो शायद एक कन्वेंशनल तरीके से तुम लैंड नहीं कर सकते. लेकिन लोग तुम्हें यही बताएंगे कि कन्वेंशनल तरीका जो है वो तुमने अडॉप्ट करना है. लेकिन मेरा ये पर्सनल मशवरा है कि देयर इज़ ऑलवेज अ स्मार्ट वे टू डू थिंग्स. एंड Do you think coaches are available, like public speaking अगर किसी ने, because many of people are watching us on YouTube and Facebook ना, ज़ाहिर बात है वो भी सोच रहे होंगे कि यार चलो टोस्ट मास्टर भी हो गया,
जिस तरह आपने कहा ना कि वो सी लेवल के एग्जेक्टिव थे जिनको आप पब्लिक स्पीकिंग के लिए कोच कर रहे थे और वो कह रहे थे कि यार मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा 3 महीने बाद 6 महीने बाद. डू यू थिंक इन कंट्री लाइक पाकिस्तान और इन बिग सिटीज़ लाइक कराची, Islamabad and Lahore and Faisalabad, in these cities, do you think we have public speakers who are coaches as well, जो कि शायद वन ऑन वन कोचिंग दें आपको या एक ग्रुप क्लास की शक्ल में? हैं इस तरह के लोग, फोरम्स ग्रुप्स बने हुए हैं या टीचर्स हैं, चैनल्स हैं पाकिस्तानी पब्लिक स्पीकर्स के जो कि इस तरह स्टूडेंट्स को या जो कि अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर बनाना चाहता है? डू वी हैव दोज काइंड ऑफ टीचर्स अवेलेबल? or we can find them easily? Alright, so if I talk about कि पाकिस्तान में ना नीश के ऊपर बहुत कम लोग फोकस करते हैं. जैसे मैंने जब कोचिंग शुरू की तो एक होती है लाइफ कोचिंग, दैट इज़ वेरी डिफरेंट. सो व्हेन आई से आई एम अ पब्लिक स्पीकिंग कोच, पीपल समटाइम्स misunderstand and they think that probably I'm a life coach. Life coach बड़ा different होता है. Success coach is different. But unfortunately हमारे यहाँ एक जो problem है वो ये है कि हम बड़ा general खेल रहे होते हैं लोग. Usually they don't work on a niche. Yes. So when you talk about niche, आपको बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे जो एक niche पकड़ के उसी के ऊपर शायद आपको जो है वो कोई अपनी expertise share कर रहे हैं, उसी के ऊपर trainings करा रहे हैं. अभी खैर थोड़ा बहुत culture ये लोगों को understand हुआ है कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन. मास्टर ऑफ नन वाला कॉन्सेप्ट कि आप अगर सब कुछ करा रहे हैं इसका मतलब कि आप शायद कुछ भी सही नहीं करा रहे, क्योंकि आप सब कुछ करा रहे हैं. बजाय इसके आप एक सिंपल सी चीज़ पकड़ें और उसी को कराना शुरू करें. अगर मैं इदारों की बात करूं इंडिविजुअल से निकल के, तो टोस्ट मास्टर बहुत बेहतरीन इदारा है. वाई वुड यू गो एनीवेयर एल्स, और बहुत ही अफोर्डेबल है. कई लोग ऐसे होते हैं जो मेरे पास ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स वगैरह जो होते हैं, क्योंकि आई मेरी जो टारगेट ऑडियंस है वो ज़्यादा सी लेवल कॉर्पोरेट एग्जेक्टिव्स हैं या एग्जेक्टिव लेवल के लोग हैं. तो मेरे पास अगर कोई स्टूडेंट वगैरह भी आते हैं या दूसरे लोग आते हैं तो मैं उनको हमेशा रूट करता हूँ कि आप टोस्ट मास्टर्स ज्वाइन कर लें. प्रॉबेबली वहाँ पे आपकी ज़्यादा लर्निंग होगी, आपकी कॉस्ट भी सेव हो जाएगी, काफ़ी पैसे भी बच जाएंगे और बहुत कम पैसों में प्रॉबेबली आप अपनी बेस तो स्ट्रॉन्ग कर लेंगे. वो जो मैंने कहा ना शुरू वाला एम्बेरसमेंट, वो एम्बेरसमेंट वाला पीरियड तो आप गुजार लेंगे ताकि आप अपने बारे में अवेयर तो हो जाए ना. आपको तो पता तो लग जाए कि मसला क्या है, आपको पता तो लग जाए होता क्या. मेरा घर गंदा पड़ा हुआ है और मुझे ये एहसास ही नहीं है कि मेरा घर गंदा है, तो कभी सफाई नहीं हो सकती. तो पहले तो ये मानना है कि मेरे घर में गंद है. अक्सर हम कहते हैं ना पाकिस्तान की कोई गलत बात नहीं करनी चाहिए. अगर गलत बात नहीं करनी, मतलब कोई बुराई के बारे में अगर आप उसको एड्रेस ही नहीं कर रहे और उसने ज़्यादा वो आप पे वो कोई भी आप बात करें तो कभी आप वो एंटी नेशनल हो जाते हैं या एंटी फलाना हो जाते हैं. जब आप किसी की गलती के बारे में बात ही नहीं करेंगे तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो गलती इरेडिकेट होगी. हम ये माने ही नहीं कि गंदगी पड़ी हुई है, हम बोले ही नहीं, हम सारे वी गो ब्लाइंड और ब्लाइंड फोल्ड सब पहन लें और कहेंगे सब साफ़ है, सब साफ़ है, सब अच्छा है, सब अच्छा है, हम बहुत ज़बरदस्त कौम है, बहुत अच्छी कौम है. तो कभी भी अच्छी कौम बन ही नहीं सकते, क्योंकि हमने मसलों पे बात तो करनी है, हमने प्रॉब्लम्स को एड्रेस तो करना है. इसी तरह से कम्युनिकेशन में भी शुरू में टोस्ट मास्टर हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम्स, टू डायग्नोज योर इश्यूज़, टू गेट यू क्लोजर टू योर सेल्फ, एंड देन प्रॉबली आप फिर कोचिंग की तरफ आएँ या दूसरी तरफ कोई सीनियर एक्सटर्नल हेल्प लेने की तरफ आएँ. So for masses or young people, they should consider Toastmaster route if they want to get better at public speaking and communication generally. But those who want to have like a dedicated coaching and they have the resources और वो चाहते हैं कि थोड़ा dedicated हो, you are doing some part-time projects as well besides your job at Zameen.com. So if they want to contact you like for personalized coaching, जो कि मिसाल के तौर पर give them like a course outline of like 3 months or 6 months in which they become better at public speaking, do you offer that as well, right? I definitely they can contact you, right? Where should they contact you? On Facebook, on do you have a Facebook, right? Yeah, and Instagram as well, Facebook, right? Instagram, anywhere. So this is the better way to reach you, right? Yes. So लंबी हो गई है, लगता है हमारी बात काफ़ी लंबी चली गई है और I am like very shocked कि ये तीसरी मरतबा हम बात कर रहे थे. एवरी टाइम वी वर रिकॉर्डिंग एंड वी वर टॉकिंग, तो आवर डिस्कशन एवरी सिंगल टाइम वाज कम्प्लीटली डिफरेंट, राइट?
इस दफ़ा जो हमने बातें की दैट वाज कम्प्लीटली अनप्लैन्ड एंड वी डिडंट इवन नो कि हम किस चीज़ पर बात करेंगे, बट हमें ये पता था कि हमने बात करनी है और कम्युनिकेशन के अराउंड करनी है। उसमें हम पॉलिटिक्स का भी टच दे दिया, ग्रेटिट्यूड का भी टच दे दिया, और स्टार्ट में हमने ज़मीन का भी एक्सपीरियंस दे दिया, आखिर में टोस्ट मास्टर पे भी आ गए। और नोमान भाई से जो सबसे पहले तो अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग टच नहीं दिया, हमने बात की है, हमने टच नहीं दिया सर, हमने बाकायदा बात की है। तो इफ़ यू आर समबडी जो कि चाहता है कि यार अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाए, और इफ़ यू आर इन लाइक सिटीज़ लाइक इस्लामाबाद, कराची, मोस्ट ऑफ द सिटीज़ में है, राइट, वी डू वर्चुअल कोचिंग टू, वर्चुअल कोचिंग भी है, तो कंसिडर दैट राउट। टोस्ट मास्टर आप जाएंगे, टोस्ट मास्टर गूगल पे लिखे, आपको टोस्ट मास्टर आ जाएगा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके तमाम मुल्कों में क्लब्स हैं। क्लब से मुराद के ब्रांचेस कह लो, फ्रेंचाइज कह लो, ऑफिस कह लो, उनके अपने पम्फलेट्स कह लो या कोर्स आउटलाइन कह लो, सारा कुछ अवेलेबल है। दे डू अमेजिंग जॉब एट मेकिंग यू अ बेटर कम्युनिकेटर। बट इफ़ यू आर समबडी from a higher hierarchy or who want a personalized coaching or a personalized setting kind of thing, जिसके पास Toastmaster Club जाने का टाइम नहीं है, you can contact Noman Bhai as well for that. He is available on Facebook. उनका आपको स्क्रीन पे भी चल रहा होगा उनका Instagram और Facebook, और डिस्क्रिप्शन में भी उनका लिंक मौजूद है Facebook और Instagram पे. You can contact him as well. And as usual, thank you very much for watching this podcast, and don't forget to like us on Facebook and also on YouTube as well. And thank you very much, Noman Bhai, once again for the thank third you very time. much, Naeem. And It was I great. hope to bring you on other podcasts as well. ज़रूरी नहीं हम communication की बातें करें. There is still a lot of things to be learned from you, and thank you once again. And Thank you. thank you very much, audience, once again. Thank you.